अब हमारा अगला विषय है भारतीय संविधान का निर्माण। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे देश का ये जो फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है, हमारा संविधान, ये आखिर बना कैसे। इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है, कौन लोग थे इसमें शामिल। बिल्कुल। और ये सिर्फ कुछ तारीखें या नाम रटने की बात नहीं है, ये उस पूरी सोच और प्रक्रिया को समझने जैसा है जिसने आज के भारत की नींव रखी। तो कहानी शुरू होती है एक विचार से। साल था 1934 और एम.एन. रॉय, जो उस समय के एक बड़े वामपंथी विचारक थे, उन्होंने पहली बार ये बात रखी कि भाई भारतीयों की अपनी एक संविधान सभा होनी चाहिए। अच्छा, एम.एन. रॉय ने 1934 में। हाँ। और फिर कांग्रेस ने कब इस विचार को आगे बढ़ाया? हाँ, उसके ठीक अगले साल 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसे अपनी आधिकारिक मांग बना लिया। मतलब अब ये एक बड़ी राजनीतिक मांग बन चुकी थी। तो मांग तो रख दी गई, पर अंग्रेजों का क्या कहना था इस पर? क्या वो आसानी से मान गए? नहीं, आसानी से कहाँ मानने वाले थे वो। हाँ। उन्होंने सीधे सीधे खारिज तो नहीं किया, पर टालते रहे। फिर आया 1940 का अगस्त प्रस्ताव। उसमें उन्होंने पहली बार मतलब सिद्धांत के तौर पर इसे माना। पर उसमें कुछ शर्तें होंगी, पूरी तरह से तो नहीं माना होगा। बिल्कुल, शर्तें थीं, और वो भी विश्व युद्ध के संदर्भ में। फिर 1942 में आया क्रिप्स मिशन। सर स्टैफर्ड क्रिप्स लेकर आए थे इसे। इसमें भी संविधान सभा बनाने की बात थी, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद, और भारत को पूर्ण आजादी नहीं, डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव था। तो फिर इसे तो माना नहीं गया होगा। नहीं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसे ठुकरा दिया, तो बात वहीं अटकी रही। तो फिर वो कौन सा मोड़ था जब ये संविधान सभा हकीकत बनी? आखिर रास्ता खुला कैसे? वो रास्ता खुला 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान से। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन, इसने क्या प्लान दिया था? विधानसभा बनाने का एक प्रैक्टिकल तरीका बताया। क्या तरीका था वो? मतलब सदस्य कैसे चुने जाने थे? देखिए, प्लान ये था कि कुल सीटें तय की गईं और उन्हें ब्रिटिश भारत के प्रांतों और देसी रियासतों के बीच उनकी आबादी के हिसाब से बांटा गया। प्रांतों की जो सीटें थीं, उन्हें फिर 3 मुख्य समुदायों में बांटा गया, मुस्लिम, सिख और सामान्य, यानी बाकी सब। और चुनाव कैसे होना था? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होना था। प्रांतीय विधानसभाओं के जो सदस्य थे, वो अपने प्रतिनिधियों को चुनते। मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। और जो रियासतें थीं, उनके प्रतिनिधि वहां के राजा या प्रमुख मनोनीत करने वाले थे। अच्छा, तो इस तरह से संविधान सभा बनी। इसकी पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, पर जैसा मैंने कहा, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था, वो शामिल नहीं हुई। तो फिर अध्यक्ष कौन बना उस दिन? उस दिन सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, फ्रांस की तरह। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, और साथ ही 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए, H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी। ये नाम जरूर याद रखें। हाँ, ये नाम महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष। और कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका जिक्र जरूरी हो? बिल्कुल। एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम है सर B.N. राव का। वो एक जाने माने विधिवेत्ता थे। उन्हें सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान का पहला ड्राफ्ट बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये जो संविधान सभा थी, ये सिर्फ संविधान नहीं बना रही थी। अच्छा, और क्या कर रही थी? ये देश के लिए आम कानून भी बना रही थी। मतलब एक तरह से भारत की पहली संसद का काम भी कर रही थी। दोहरी भूमिका थी इसकी। ये तो वाकई काफी अनोखी बात है। अच्छा, कुछ ऐसी तारीखें या घटनाएं जो परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी हों, जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए? हाँ, कई हैं। जैसे 13 दिसंबर 1946। इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने वो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव, इसका क्या महत्व था? ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था। इसने संविधान के मूल दर्शन, उसके मूल्यों की रूपरेखा तय की कि भारत कैसा देश बनेगा। एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य, नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता मिलेगी। ये सारी बातें इसमें थी। और इसे सभा ने कब अपनाया? इसे सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना
यानी प्रियम्बल का आधार बना। और कोई तारीख? एक और जरूरी तारीख है 22 जुलाई 1947। इस दिन हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को संविधान सभा ने अपनाया था। सही। और ये पूरा संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? इसमें कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। काफी लंबा समय था। इतना बड़ा काम था तो जाहिर है इसे करने के लिए समितियां भी बनाई गई होंगी। बिल्कुल। काम को बांटने के लिए कई समितियां बनी। करीब 8 बड़ी समितियां थीं और कई छोटी भी। जैसे संघ की शक्तियों के लिए बनी समिति के अध्यक्ष नेहरू जी थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। और वो सबसे ज्यादा चर्चित समिति प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके बारे में बताइए। हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी निसंदेह ये सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक थी। इसका गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। बिल्कुल। इस समिति का काम था कि जो अलग-अलग समितियों ने सुझाव दिए हैं, उन सबको देखकर संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना। इसमें डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा एन. गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर जैसे और भी कई कानून के विशेषज्ञ शामिल थे। कुल 7 सदस्य थे इसमें। इन्होंने ही संविधान को वो कानूनी भाषा और शक्ल दी जो हम आज देखते हैं। तो इस समिति ने ड्राफ्ट तैयार किया, फिर आगे क्या हुआ? डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का अंतिम मसौदा 4 नवंबर 1948 को सभा में पेश किया। इस पर फिर बहुत लंबी बहस हुई, 3 बार वाचन हुआ, कई संशोधन भी लाए गए। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान को सभा द्वारा अपना लिया गया। इसी दिन प्रस्तावना में लिखा है कि हम इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 26 नवंबर 1949 यानी हमारा संविधान दिवस। जी हाँ, संविधान दिवस। और इसी दिन नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद से जुड़े कुछ प्रावधान तुरंत लागू भी हो गए थे। लेकिन पूरा संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसा क्यों? हाँ, पूरी तरह से संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इस तारीख को चुनने के पीछे एक ऐतिहासिक कारण था। दरअसल 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था और 26 जनवरी 1930 को पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। उसी ऐतिहासिक दिन की याद में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने के लिए चुना गया। अच्छा, ये वजह थी। तो ये थी हमारे संविधान के बनने की एक संक्षिप्त कहानी। कितनी मेहनत, कितनी बहसें, कितने अलग-अलग विचार लगे होंगे इस एक दस्तावेज को बनाने में। सचमुच ये सोचना भी स्वगे लगता है कि इतने विविधताओं वाले देश के लिए, जहां इतने सारे धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और हित थे, उन सब के लिए एक ऐसा संविधान बनाना जो सबको साथ लेकर चले, ये कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। आज भी जब हम अपने संविधान को पढ़ते हैं या उसके प्रावधानों पर बात करते हैं, तो हमें उन निर्माताओं की दूरदर्शिता का एहसास होता है। उन्होंने किन मुश्किलों का सामना करके ये सब तैयार किया होगा। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस बारे में आपकी क्या राय है? संविधान निर्माण की प्रक्रिया या उसके किसी पहलू पर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। संविधान की तैयारी में ना अक्सर ये प्रस्तावना और अनुसूचियों पर सवाल बनते ही हैं। मतलब ये वो हिस्से हैं जो पूरे संविधान की एक रूपरेखा, उसकी आत्मा को दिखाते हैं। बिल्कुल। प्रस्तावना तो समझिए एक आईना है जिसमें संविधान के लक्ष्य और उसका पूरा दर्शन दिखता है। हाँ। और अनुसूचियां वो एक तरह से ढांचा है जो शासन चलाने की जो बारीकियां हैं ना, उनको समेटे हुए हैं। अच्छा। तो ये दोनों मिलकर ही संविधान को एक मुकम्मल दस्तावेज बनाते हैं। तो फिर प्रस्तावना से ही शुरू करते हैं। इसमें कुछ बहुत वजनी शब्द लगते हैं। संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। हाँ, है तो। लोकतांत्रिक, गणराज्य। और ये शक्ति कहाँ से मिलती है संविधान को? देखिए, शक्ति का स्रोत तो प्रस्तावना की पहली ही लाइन में है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। हाँ। यहीं से सारी शक्ति आती है। जहां तक इन शब्दों का सवाल है, तो संप्रभु का मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद है, अंदरूनी भी और बाहरी भी, कोई दबाव नहीं। ठीक है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये शब्द असल में 1976 में 42वें संशोधन से जोड़े गए थे। अच्छा, ये बाद में आए। जी हाँ।
समाजवाद का इशारा है सामाजिक और आर्थिक बराबरी की तरफ, एक लक्ष्य है वो। और पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भाई सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों को बराबर मानेगी, उनका सम्मान करेगी। और लोकतांत्रिक गणराज्य? लोकतांत्रिक मतलब जनता का राज, सरकार जनता चुनती है। और गणराज्य का मतलब है कि देश का जो प्रमुख है, राष्ट्रपति, वो चुना हुआ होगा, कोई राजा या रानी की तरह खानदानी पद नहीं होगा। समझ गया। और इसके उद्देश्य? उसमें भी बड़े शब्द हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। सुनने में तो कितने ऊंचे आदर्श लगते हैं। हाँ, ये सिर्फ आदर्श नहीं है, ये संविधान के वादे हैं, समझिए। लक्ष्य है कि सबको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले। तीनों तरह का न्याय? जी। फिर सभी को सोचने की, अपनी बात कहने की, किसी भी चीज में विश्वास करने की, कोई भी धर्म मानने की और पूजा करने की पूरी आजादी हो। फिर हैसियत और मौके की बराबरी मिले सबको। अवसर की समानता। हाँ, अवसर की समानता। और ऐसी भाईचारा बढ़े जिससे हर व्यक्ति का सम्मान बना रहे और देश की एकता और अखंडता भी। ये अखंडता शब्द भी याद रखिएगा, 42वें संशोधन में ही जोड़ा गया था। अच्छा, ये भी बाद में आया। लेकिन एक सवाल मेरे मन में अक्सर आता है, क्या ये प्रस्तावना, ये जो प्रियम्बल है, ये संविधान का ही हिस्सा है? मैंने सुना है इस पे कुछ बहस हुई थी पहले। हाँ, ये एक बड़ा दिलचस्प कानूनी सफर रहा है इसका। देखिए, शुरू में 1960 में एक केस था, बेरूबारी यूनियन केस। हाँ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर आया 1973 का वो ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस। हाँ, ये तो बहुत सुना है। बिल्कुल, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही पिछला फैसला पलट दिया और एकदम साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। अच्छा। और इतना ही नहीं, कोर्ट ने वो मूल ढांचे वाला सिद्धांत दिया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, और कहा कि प्रस्तावना इसका हिस्सा है और संसद इसके मूल ढांचे को बदल नहीं सकती। अच्छा, यानी संशोधन हो सकता है पर मूल ढांचा नहीं बदल सकते। बिल्कुल। और बाद में 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस ने भी इसी बात को दोहराया कि ये अभिन्न अंग है। और जैसा हमने पहले बात की, इसमें 42nd संशोधन हुआ भी है 1976 में। तो अब ये एकदम साफ है कि प्रस्तावना संविधान की नींव है, उसकी आत्मा है। पर ये पूरा संविधान बना कैसे? मतलब किन विचारों से इसे गढ़ा गया? कहते हैं दुनिया भर से अच्छी बातें ली गईं। हाँ, ये बात सही है। हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या कहते हैं, दुनिया भर के संविधानों को बहुत गहराई से परखा और जो बातें भारत के माहौल के लिए, यहाँ की जरूरतों के लिए सही लगी, उन्हें अपनाया। जैसे कुछ उदाहरण देंगे? जरूरी हैं। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये सब अमेरिका से। अच्छा। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनका मकसद एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। DPSP। जी। इसी तरह कनाडा से एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था ली हमने। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और जर्मनी, फ्रांस से भी कुछ? हाँ, जर्मनी के वाइमार संविधान से आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान लिया। और फ्रांस से गणतंत्र का विचार और स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के जो आदर्श हैं वो लिए। वाह, तो मतलब काफी जगहों से प्रेरणा ली गई। अतः ये तो हुई विचारों की बात। अब आते हैं संविधान के व्यवहारिक पहलू पर। अनुसूचियां, शेड्यूल्स, इनकी क्या जरूरत पड़ी? संविधान में ही क्यों नहीं लिख दिया सब? देखिए, अनुसूचियां असल में संविधान के टेक्स्ट को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने का एक तरीका है। अच्छा। कैसे? मतलब जिन चीजों की लंबी लिस्ट होती है या जिनमें बहुत ज्यादा डिटेल होती है, जैसे मान लीजिए लिस्ट ऑफ स्टेट्स है या वेतन भत्ते हैं या भाषाओं की सूची है, हाँ, तो उन सबको अगर अनुच्छेदों में ही डाल दे जाते तो संविधान बहुत बोझिल और पढ़ने में मुश्किल हो जाता। सही बात है। तो ऐसी चीजों को अलग से अनुसूचियों में दे दिया जाता है। इससे मुख्य टेक्स्ट साफ रहता है और सारी डिटेल एक जगह मिल भी जाती है। प्रशासन चलाने में आसानी होती है। शुरू में 8 थीं, अब 12 हो गई हैं। 12 अनुसूचियां हैं अब। तो कुछ खास अनुसूचियों के बारे में बताइए जो अक्सर मतलब एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, जैसे शायद 7वीं, 8वीं, 10वीं। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, संक्षिप्त में बताता हूँ। पहली अनुसूची में तो बस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्र हैं। ठीक है। दूसरी में जो बड़े पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, स्पीकर, जज वगैरह, उनके वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, ये सब है। ओके, सैलरी वगैरह। हाँ।
तीसरी में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप है, मतलब कौन क्या शपथ लेगा। ओके। चौथी, राज्यसभा में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें होंगी उसका ब्यौरा है। ये महत्वपूर्ण है। हाँ जी। सातवीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। हाँ 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हाँ, लिस्ट्स, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। बिल्कुल। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। अभी 22 भाषाएं हैं इसमें। 22 भाषाएं इसमें बाद में भी जुड़ी है ना कुछ? हाँ, इसमें सिंधी जुड़ी, फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जुड़ी, फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सब अलग अलग संशोधनों से बाद में जुड़ी गई। अच्छा। 10वीं अनुसूची ये दल बदल विरोधी कानून से जुड़ी है। ये 1985 में 52वें संशोधन से आई थी। एंटी डिफेक्शन लॉ। हाँ। जी। और फिर 11वीं और 12वीं अनुसूचियां ये 1992 में, 73 में और 74 में संशोधन से जुड़ी गईं। 11वीं पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों से जुड़ी हैं। पंचायती राज। हाँ, और 12वीं नगर पालिकाओं से। ठीक है, समझ गया। तो संक्षेप में कहें तो प्रस्तावना संविधान का दर्शन हो गया, उसकी आत्मा, और अनुसूचियां उसका व्यवहारिक खाका जो शासन को चलाने में मदद करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रस्तावना हमें याद दिलाती है कि हमें एक राष्ट्र के तौर पर कहाँ पहुंचना है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता वाला भारत बनाना है। और अनुसूचियां उस लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते को, यानी शासन को सुचारू बनाने में मदद करती हैं। दोनों ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बेहद जरूरी हैं। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। प्रस्तावना में जो इतने ऊंचे आदर्श रखे गए हैं, जैसे सामाजिक और आर्थिक न्याय या अवसर की समानता, उन्हें पूरी तरह से जमीन पर उतारने के लिए, हकीकत बनाने के लिए आपको क्या लगता है और क्या कदम उठाए जा सकते हैं? सोचिएगा जरूर इस पर। तो अब मेरा अगला विषय है भारतीय संविधान का भाग 1 और 2, मतलब संघ और उसका राज्य क्षेत्र और नागरिकता। ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत देश का ढांचा कैसा है, ये कैसे एक यूनियन ऑफ स्टेट्स बना, और इस देश का नागरिक कौन कहलाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नजरिए से देखें तो ये बहुत ही बुनियादी और अहम जानकारी है। तो आइए इस पर थोड़ी सी गहरी चर्चा करते हैं। हाँ बिल्कुल। ये अनुच्छेद तो एक तरह से देश की नींव है, उसकी पहचान और उसके स्वरूप को तय करते हैं। और इनकी बारीकियों को समझना परीक्षा के लिए काफी लाभदायक रहता है। अक्सर सवाल बनते हैं इनसे। शुरुआत करते हैं पहले ही अनुच्छेद से। उसमें कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये यूनियन ऑफ स्टेट्स वाली बात एक काफी गहरी है ना। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि ये राज्यों का समूह है, कुछ और भी है इसमें। और भारत के टेरिटरी यानी राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? बिल्कुल। यहाँ यूनियन शब्द पर खास जोर है। ये दिखाता है कि भारतीय संघ जो है वो राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, और इसीलिए किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब राज्य तो पुनर्गठित हो सकते हैं पर संघ नहीं टूट सकता। और जहां तक टेरिटरी की बात है तो उसमें 3 चीजें आती हैं: राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और वो क्षेत्र जो भारत सरकार भविष्य में अधिग्रहित करे। अच्छा, तो ये तो हुई संघ की बात। लेकिन संविधान नए राज्यों को शामिल करने और जो मौजूदा राज्य हैं उनकी सीमाओं को बदलने के लिए भी तो जगह देता है। इन दोनों में क्या फर्क है? हाँ, इसके लिए 2 अलग-अलग अनुच्छेद हैं। देखिए, एक है जो नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से जुड़ा है, मतलब ऐसे राज्य जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे, जैसे बाद में सिक्किम का विलय हुआ। और दूसरा अनुच्छेद संसद को ये शक्ति देता है कि वो भारत के मौजूदा राज्यों में से नए राज्य बना सकें, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकें, सीमाएं बदल सकें या फिर नाम बदल सकें। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना या पहले बॉम्बे से गुजरात और महाराष्ट्र बने। दोनों ही मामलों में अंतिम शक्ति संसद के पास ही है। और ये जो मौजूदा राज्यों में बदलाव करने की प्रक्रिया है, अनुच्छेद 3 वाली, वो कैसे काम करती है? क्या इसमें राय का कोई महत्व है? हाँ, प्रक्रिया ये है कि ऐसा कोई भी विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी होती है। फिर वो प्रस्ताव संबंधित राज्य के विधानमंडल को उनकी राय जानने के लिए भेजा जाता है। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि संसद या राष्ट्रपति उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अच्छा, मतलब राय जानना सिर्फ एक औपचारिकता है? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। राय जानने के लिए एक समय सीमा भी तय की जाती है
और उस सीमा के अंदर राय आए या ना आए, या जो भी राय आए, संसद अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अंतिम निर्णय संसद का ही होता है। ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब राज्यों के पुनर्गठन का फैसला पूरी तरह से केंद्र के हाथ में है। और एक बात और, क्या ऐसे बदलाव के लिए, मतलब सीमा बदलने या नया राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ती है? अनुच्छेद 368 वाली प्रक्रिया? नहीं, और यही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अनुच्छेद 4 ये साफ करता है। वो कहता है कि अनुच्छेद 2 नए राज्य शामिल करना और अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों का पुनर्गठन के तहत बनाए गए कानून, भले ही उनसे पहली अनुसूची जिसमें राज्यों के नाम है और चौथी अनुसूची जिसमें राज्यसभा की सीटें हैं, उनमें बदलाव करना पड़े, उन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कानून संसद में साधारण बहुमत से ही पास हो सकते हैं, विशेष बहुमत नहीं चाहिए? बिल्कुल, साधारण बहुमत से, जैसे कोई आम कानून पास होता है। इसी वजह से ये प्रक्रिया थोड़ी आसान रखी गई है। और शायद इसी साधारण प्रक्रिया का इस्तेमाल करके ही आज़ादी के बाद खासकर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। वो फजल अली आयोग की सिफारिशों पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था, है ना? सही कहा। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग बहुत जोर पकड़ रही थी उस समय, और फजल अली आयोग ने एक आधार दिया। उसी के बाद 1956 के अधिनियम ने देश को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा था। उसने भारत के राजनीतिक नक्शे को एक नया रूप दिया। चलिए, ये तो हुआ भाग 1। अब भाग 1 से आगे बढ़कर भाग 2 पर आते हैं। नागरिकता, सिटीजनशिप। ये हिस्सा ये तय करता है कि जब संविधान लागू हुआ उस दिन, यानी 26 जनवरी 1950 को, कौन भारत का नागरिक माना गया। हाँ, इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 ये बताते हैं कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिक कौन था। इसमें अलग अलग आधार बताए गए हैं, जैसे जिसका भारत में अधिवास था, या जो पाकिस्तान से भारत आए थे, या जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन फिर लौट आए। और एक खास बात अनुच्छेद 9 में है, अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। एकल नागरिकता का सिद्धांत है। लेकिन ये तो ये संविधान लागू होने के समय की बात। उसके बाद नागरिकता कैसे मिलेगी या कैसे समाप्त होगी? इसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए संविधान ने सारी शक्ति संसद को दी है। अनुच्छेद 11 ये अनुच्छेद खास तौर पर संसद को ये अधिकार देता है कि वो नागरिकता के अर्जन यानी पाने और समाप्ति यानी खोने के संबंध में और इससे जुड़े किसी भी अन्य मामले पर कानून बना सकती है। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, द सिटीजनशिप एक्ट 1955। अच्छा, तो ये 1955 का कानून है जो आज भी, मतलब संशोधनों के साथ, नागरिकता के मामलों को नियंत्रित करता है। तो इस कानून के हिसाब से भारत की नागरिकता कैसे मिलती है, क्या तरीके हैं? हाँ, मुख्य रूप से 5 तरीके बताए गए हैं इस अधिनियम में। पहला है जन्म से, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण द्वारा, मतलब रजिस्ट्रेशन से, चौथा है देशीकरण द्वारा यानी नेचुरलाइजेशन से, और पांचवा है किसी नए क्षेत्र के भारत में शामिल होने पर। हर तरीके की अपनी अलग अलग शर्तें हैं जो समय समय पर बदलती भी रही हैं। और नागरिकता जाति कैसे है, मतलब समाप्त कैसे होती है? तो उसके 3 मुख्य आधार हैं। पहला, अगर कोई व्यक्ति खुद ही अपनी नागरिकता छोड़ दे, इसे कहते हैं रिनाउंसिएशन। दूसरा, अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले ले तो उसकी भारतीय नागरिकता तुरंत खत्म हो जाती है। ये है टर्मिनेशन। अनुच्छेद 9 वाली बात यहाँ लागू होती है। और तीसरा तरीका है डेप्रिवेशन, मतलब सरकार कुछ खास परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है, जैसे अगर उसने धोखे से नागरिकता पाई हो, या संविधान का अनादर किया हो, या युद्ध के समय दुश्मन देश की मदद की हो वगैरह। तो ये थी एक झलक भारतीय संविधान के पहले 2 भागों की। कैसे हमारे देश का राज्य क्षेत्र तय होता है, कैसे राज्यों का पुनर्गठन होता है, और कौन इस देश का नागरिक कहलाता है, और कैसे ये नागरिकता मिलती है या जाती है। ये विषय देश के बुनियादी ढांचे को समझने के लिए बहुत ही अहम है। इस विषय पर और क्या विचार हो सकते हैं, कमेंट्स में जरूर जानना चाहेंगे। बिल्कुल सही कहा। ये प्रावधान सिर्फ कानूनी नहीं है, बल्कि ये देश की एकता, अखंडता और हर नागरिक की पहचान से गहरे जुड़े हुए हैं। इनकी सही समझ न सिर्फ परीक्षा में काम आती है, बल्कि एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी ये बेहद जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। ये कॉन्सेप्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं
और भारत की जो कहानी है उसे बताते हैं। और एक विषय सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, दुनिया जुड़ रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, क्या राज्य की सीमाओं और नागरिकता की शर्तों पर इसका कोई असर पड़ रहा है? क्या भविष्य में इनमें और बदलाव देखे जा सकते हैं? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। अच्छा, तो अब अगला विषय उठाते हैं भारतीय संविधान का पार्ट 3, मतलब मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। जी ये वो बुनियादी अधिकार हैं जो संविधान हम नागरिकों को देता है, कुछ तो सभी व्यक्तियों को भी। हाँ, और ये हमारे लोकतंत्र की कह सकते हैं जान है। बिल्कुल। और इनकी अहमियत आप ऐसे समझिए कि आर्टिकल 32 को तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। हाँ, सुना है मैंने, हार्ट एंड सोल। जी, क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो अगर इन अधिकारों का हनन हो तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता देता है। अच्छा। इस पर हम आगे बात करेंगे। हाँ, जरूर। तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से देखें तो यह हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो जानकारी हमारे पास है उसके खास पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि कुछ अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं, जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। हाँ, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। सही। और एक और बहुत जरूरी आर्टिकल है, आर्टिकल 13। वो कहता है कि कोई भी कानून, चाहे संविधान से पहले का हो या बाद का, अच्छा, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है तो वो उस हद तक, मतलब जहां तक वो खिलाफ है, वो वॉइड माना जाएगा, शून्य। तो इसी से जुडिशियल रिव्यू की शक्ति मिलती है कोर्ट्स को। बिल्कुल, यही जुडिशियल रिव्यू का आधार है। इसी में वो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी भी आता है। मतलब अगर कानून का एक हिस्सा ही गलत है तो सिर्फ उसे हटाएंगे अगर मुमकिन हो। और वो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स मतलब वो कानून अधिकार के सामने जैसे ग्रहण लग गया हो वैसा निष्प्रभावी हो जाता है। काफी दिलचस्प है जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट। खैर, तो इस फ्रेमवर्क के साथ पहले सेट पर आते हैं, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। जी, आर्टिकल 14 से 18। हाँ, आर्टिकल 14 में दो बातें हैं ना, कानून के सामने सब बराबर, इक्वालिटी बिफोर लॉ, हाँ, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, मतलब समान परिस्थितियों में कानून का समान संरक्षण। ठीक है। और आर्टिकल 15 वो तो धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव रोकता है। जी हाँ, किसी भी नागरिक के साथ इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। और आर्टिकल 16 वो सरकारी नौकरियों में अफसर की समानता देता है। हाँ, रिजर्वेशन वाला पॉइंट यहीं आता है ना। हाँ, इसमें सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण जैसे एक्सेप्शंस भी हैं। फिर आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता, मतलब अनटचेबिलिटी का अंत। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। बिल्कुल, इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध है। और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है, टाइटल्स का। हाँ, मतलब सेना या शिक्षा से जुड़े सम्मान छोड़कर राज्य कोई टाइटल नहीं देगा, जैसे राजा, महाराजा टाइप। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये हुई समानता की बात। अब आजादी पर आते हैं, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल्स 19 से 22। आर्टिकल 19 में वो 6 तरह की आजादियां हैं ना। हाँ, 6 फ्रीडम्स, बोलने और अभिव्यक्ति की, शांतिपूर्ण जमा होने की, संघ बनाने की, कहीं भी आने जाने की, कहीं भी बस जाने की, और कोई भी पेशा या व्यवसाय करने की। लेकिन इन पर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। हाँ, उचित प्रतिबंध, जैसे देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी वगैरह के आधार पर। ठीक है, और इस ग्रुप में सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21, हाँ, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका दायरा तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। जैसे इसमें सिर्फ जीने का मतलब सांस लेना नहीं, बल्कि डिग्निटी के साथ जीना है, सम्मान के साथ। राइट टू प्राइवेसी इसी में आया। हाँ, पुट्टा स्वामी केस। जी, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू हेल्थ, राइट टू शेल्टर, बहुत कुछ। और हाँ, आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। बिल्कुल, ये 60th अमेंडमेंट 2002 से जोड़ा गया था। ये भी मौलिक अधिकार है। और आर्टिकल 20 और 22। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है, जैसे एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं करना। अच्छा। और आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण देता है, कुछ अधिकार देता है गिरफ्तार व्यक्ति को। ठीक है, तो समानता और स्वतंत्रता के बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हाँ, आर्टिकल्स 23 और 24। आर्टिकल 23 मानव तस्करी,
बेगार मतलब फोर्स्ड लेबर, इन सब पर रोक लगाता है। ये बहुत जरूरी था उस समय की परिस्थितियों का देखते हुए। बिल्कुल। और आर्टिकल 24 वो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में जैसे फैक्ट्री या खानों में लगाने से रोकता है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन। जी इसके बाद फिर धर्म की स्वतंत्रता। हाँ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल्स 25 to 28। आर्टिकल 25 हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन इस पर भी कुछ सीमाएं हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ। जी हाँ, ये सीमाएं हैं। आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थानों को मैनेज करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 27 कहता है कि किसी धर्म विशेष को बढ़ाने के लिए टैक्स देने को मजबूर नहीं किया जा सकता। अच्छा। और आर्टिकल 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता देता है। मतलब सरकारी फंड से चलने वाले संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। समझ गया। फिर आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल्स 29 और 30। ये अल्पसंख्यकों के लिए ना, माइनॉरिटीज के लिए? हाँ, मुख्य रूप से। आर्टिकल 29 कहता है कि नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिनकी अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। ठीक है। और आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को चाहे वो धर्म पर आधारित हो या भाषा पर अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार देता है, जैसे मदरसा या क्रिश्चियन स्कूल वगैरह। जी हाँ। और अब सबसे आखिर में वो आर्टिकल जिसका जिक्र शुरू में हुआ था, आर्टिकल 32। हाँ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये वो हार्ट एंड सोल है। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट्स भी इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए 5 तरह की रिट्स जारी कर सकते हैं। हाँ, वो रिट्स हेबियस कॉर्पस, मैंडेमिस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी हाँ, और कोवरेंटो। ये बहुत पावरफुल टूल्स हैं अधिकारों की रक्षा के लिए। हेबियस कॉर्पस मतलब बंदी को पेश करो, है ना? हाँ, गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ। मैंडेमिस मतलब किसी सरकारी अधिकारी को उसका कर्तव्य करने का आदेश देना। प्रोहिबिशन और सर्टियोरारी निचली अदालतों से जुड़े हैं। और कोवरेंटो किस अधिकार से? जी, किसी व्यक्ति से पूछना कि वो किस हक से कोई सार्वजनिक पद धारण किए हुए हैं। ठीक है। इनके अलावा भी कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे 33, 34, 35। हाँ, वो थोड़े अलग हैं। आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को शक्ति देता है कि वो आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस वगैरह के सदस्यों के फंडामेंटल राइट्स को अनुशासन बनाए रखने के लिए सीमित कर सके। अच्छा। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ के समय इन अधिकारों पर प्रतिबंध से जुड़ा है। और आर्टिकल 35 सिर्फ पार्लियामेंट को शक्ति देता है, राज्य विधानमंडलों को नहीं, कि वो कुछ खास फंडामेंटल राइट्स को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाए, जैसे अनटचेबिलिटी के लिए सजा तय करना। समझ गया। तो ये था एक तरफ भारतीय संविधान के पार्ट 3 यानी मौलिक अधिकारों का एक ओवरव्यू। देखिए, परीक्षाओं के लिए तो ये जरूरी है ही। हाँ, वो तो है ही। पर एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी इनकी समझ बहुत बहुत जरूरी है। ये हमारे लोकतंत्र की नींव है। ये राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं और व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इन पर बहस भी खूब होती है, खासकर जब अधिकारों और उन पर लगे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बीच संतुलन की बात आती है। जी। एक सवाल जो मेरे मन में आता है और शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी आए, कि आज का जो समय है, टेक्नोलॉजी इतनी बदल रही है, समाज बदल रहा है, तो इन बदलते हालात में इन फंडामेंटल राइट्स की व्याख्या, इनका एप्लीकेशन वो कैसे इवॉल्व हो रहा है या कैसे होना चाहिए, सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। इस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मेरा अगला विषय है भारतीय संविधान का भाग 4, राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जिसे कहते हैं। हाँ, डीपीएसपी काफी महत्वपूर्ण भाग है ये संविधान का। तो आखिर ये है क्या? मतलब सरल शब्दों में समझाएं तो। देखिए, ये एक तरह से सरकार के लिए दिशा निर्देश हैं। अच्छा, गाइडलाइंस। हाँ, बिल्कुल, कि देश को कैसे चलाना है, किस दिशा में ले जाना है। शासन के लिए मौलिक सिद्धांत हैं ये। पर इन्हें आप कोर्ट में ले जाकर लागू नहीं करवा सकते। अच्छा। अनुच्छेद 37 यही कहता है। अच्छा, मतलब नॉन जस्टिशिएबल है। जी हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये गैर जरूरी हैं। अनुच्छेद 37 ही कहता है कि ये देश के शासन में मूलभूत हैं। और कानून बनाते समय राज्य का कर्तव्य है कि इन्हें लागू करे। बिल्कुल। इनका असली मकसद भारत को एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। ये हमारे संविधान निर्माताओं की सोच दिखाते हैं।
सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं इनको। अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं ये। हाँ तो अनुच्छेद 36 ये तो बस राज्य की परिभाषा देता है ना? हाँ, वही परिभाषा जो भाग 3 मतलब मौलिक अधिकारों के लिए है। इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है। और अनुच्छेद 37? वो हमने अभी बात की। ये स्पष्ट करता है कि ये सिद्धांत कोर्ट द्वारा लागू नहीं होंगे, पर शासन के लिए मौलिक हैं, एक नैतिक आधार देते हैं ये। अच्छा, फिर आता है अनुच्छेद 38। ये कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। हाँ, जिससे लोगों का कल्याण हो, और सिर्फ कल्याण ही नहीं बल्कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं, अवसरों की जो असमानता है उसे कम करने का प्रयास करेगा। मतलब समाज में बराबरी लाने की कोशिश। बिल्कुल, सामाजिक न्याय की नींव है ये। और इसी से जुड़ा है अनुच्छेद 39 जो और भी ठोस बातें करता है। जैसे सभी नागरिकों को, महिला हो या पुरुष, आजीविका के पर्याप्त साधन मिलें। देश के जो भौतिक संसाधन हैं उनका बंटवारा ऐसा हो कि सबका भला हो, कुछ ही लोगों के हाथ में ना रह जाए। ठीक है। और पुरुषों और महिलाओं के लिए अगर काम एक जैसा है तो वेतन भी एक जैसा हो। समान काम समान वेतन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। और श्रमिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बच्चों का बचपन सुरक्षित रखना, उनका शोषण ना हो, ये सब इसमें शामिल है। ये सीधे सीधे आर्थिक लोकतंत्र की बात है। फिर एक अनुच्छेद 39A भी है। ये तो बाद में जोड़ा गया था। जी हाँ, 42वें संशोधन से। ये समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की बात करता है, ताकि पैसे की कमी से कोई न्याय से वंचित न रह जाए। बिल्कुल। अगला है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतें। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर परीक्षाओं के लिए। ये कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें शक्तियां देगा ताकि वो स्वायत्त शासन की इकाइयों की तरह काम कर सकें। गांधीवादी सिद्धांत दिखता है इसमें स्पष्ट रूप से। फिर अनुच्छेद 41। ये कुछ विशेष परिस्थितियों की बात करता है, जैसे बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी या कोई और ऐसी विकलांगता। हाँ। ऐसी दशाओं में लोगों को काम पाने, शिक्षा पाने और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने का राज्य प्रयास करेगा। राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन की झलक है इसमें। और अनुच्छेद 44 ये तो हमेशा खबरों में रहता है। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। राज्य प्रयास करेगा कि भारत के सभी नागरिकों के लिए एक जैसी सिविल संहिता लागू हो। इस पर तो बहस चलती रहती है। जी। अगला है अनुच्छेद 45। इसमें बदलाव हुआ था ना? हाँ, 86वें संशोधन 2002 से अब ये 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करने को कहता है। पहले ये 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा की बात करता था, जो अब अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बन गया है। अच्छा, फिर स्वास्थ्य और पोषण पे भी जोर है। हाँ, अनुच्छेद 47 राज्य का कर्तव्य है कि वो लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करे और लोक स्वास्थ्य में सुधार लाए। और इसी में वो नशीले पेय और दवाओं पर रोक की बात भी है। हाँ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेयों और ड्रग्स के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करेगा, सिवाय मेडिसिनल पर्पस के। पर्यावरण के बारे में भी कुछ है। जी हाँ, अनुच्छेद 48A ये भी बाद में जोड़ा गया। राज्य पर्यावरण के संरक्षण और सुधार का और वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। ये तो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। बिल्कुल। और शासन व्यवस्था के लिहाज से अनुच्छेद 50 बहुत महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। हाँ, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। राज्य कोशिश करेगा कि पब्लिक सर्विसेज में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र रहे। शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत। जी। और आखिर में अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। हाँ, ये भारत की विदेश नीति का आधार बताता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना। बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने को प्रोत्साहन देना। बिल्कुल। तो ये थे मुख्य निदेशक सिद्धांत। हाँ, तो हमने देखा कि ये सिद्धांत कैसे राज्य को एक लोक कल्याणकारी भूमिका निभाने का निर्देश देते हैं, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने का एक नैतिक ढांचा तैयार करते हैं। इसीलिए इन्हें संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है। सही कहा। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है कि ठीक है, ये कोर्ट में लागू नहीं होते, पर असल में जमीनी स्तर पर जो सरकारें नीतियां बनाती हैं, कानून लाती हैं, उन पर इनका कितना वास्तविक प्रभाव पड़ता है, कितना असर डालते हैं ये सिद्धांत? ये एक विचार करने लायक प्रश्न है।
कई कानून और योजनाएं इन्हीं सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर बनी हैं, लेकिन इनका पूरी तरह लागू होना एक अलग बहस का मुद्दा है। तो सुनने वालों के लिए भी ये सोचने की बात है, इन निर्देशक सिद्धांतों के बारे में आपके क्या विचार बनते हैं? आपको कौन सा सिद्धांत आज सबसे ज्यादा जरूरी लगता है? नीचे टिप्पणी में जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब मेरा अगला विषय है भारतीय संविधान का एक बहुत ही अहम हिस्सा, भाग 4A, यानी हमारे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वालों के लिए जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये कर्तव्य शुरू से हमारे संविधान का हिस्सा थे ही नहीं। अच्छा। ये बाद में आए। हाँ, इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। इसके पीछे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें थीं। हाँ, स्वर्ण सिंह समिति, मैंने पढ़ा है इनके बारे में। जी, और ऐसा कहा जाता है कि इसकी प्रेरणा तत्कालीन सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से ली गई थी। अच्छा, यूएसएसआर से? तो शुरुआत में कितने कर्तव्य थे? 10 थे शायद। हाँ बिल्कुल, शुरुआत में 10 कर्तव्य शामिल किए गए थे। फिर बाद में 2002 में एक और संशोधन हुआ, 86वां संशोधन। हाँ, 86वां। हाँ, उससे 11वां कर्तव्य जोड़ा गया जो शिक्षा से जुड़ा है। तो अब कुल मिला के 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे संविधान में। 11। और ये किन पर लागू होते हैं? क्या सब पर? नहीं, ये एक और महत्वपूर्ण बात है। ये कर्तव्य सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं, मतलब विदेशियों पर ये लागू नहीं होते। ठीक है। और एक सवाल जो अक्सर मन में आता है या पूछा भी जाता है, क्या इनको ना मानने पर कोई सजा या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जैसे मौलिक अधिकारों के मामले में होता है? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है समझने वाला। मौलिक कर्तव्यों की जो प्रकृति है वो गैर न्यायोचित है, नॉन जस्टिशिएबल। नॉन जस्टिशिएबल। जी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर कोई नागरिक इनका पालन नहीं करता है तो उसे सीधे अदालत में नहीं ले जाया जा सकता। जैसे अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो कोर्ट जा सकता है ना। हाँ बिल्कुल। पर कर्तव्यों के मामले में ऐसा सीधा प्रावधान नहीं है। ये नागरिकों के एक तरह से कहें तो नैतिक दायित्व ज्यादा है। नैतिक दायित्व मतलब ये हमें याद दिलाते हैं कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारे देश और समाज के प्रति क्या फर्ज हैं। कानूनी बाध्यता नहीं है ये। बिल्कुल सही, ये नैतिक जिम्मेदारी है। चलिए अब इन कर्तव्यों पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। ये सारे अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। हाँ, 51 है। इनको अगर हम देखें तो कुछ कर्तव्य सीधे राष्ट्र और उसके प्रतीकों से जुड़े हैं। जैसे पहला कर्तव्य 51A कहता है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर। हाँ, इसी से जुड़ा है कर्तव्य C, जो कहता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे बनाए रखें। और फिर D है देश की रक्षा करें और जब भी जरूरत पड़े, मतलब आवाहन किया जाए, तो राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहें। ये तीनों तो सीधे सीधे राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य हो गए। जी। फिर कुछ कर्तव्य हमारे स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हैं। अच्छा, वो कौन से हैं? कर्तव्य कहता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो महान आदर्श थे, उन्हें अपने दिल में संजो कर रखें और उनका पालन करें। उन आदर्शों को याद रखना और फॉलो करना। हाँ, और कर्तव्य F, ये हमारी सामाजिक संस्कृति मतलब कॉम्पोजिट कल्चर की बात करता है। उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसे बचाकर रखें। हमारी मिलीजुली संस्कृति जो हमारी पहचान है। बिल्कुल, ये हमारी विविधता में एकता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। और समाज के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां तय की गई हैं, जैसे भाईचारा बढ़ाना या स्त्रियों का सम्मान। हाँ, कर्तव्य E इसी पर जोर देता है। ये कहता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता मतलब हार्मनी और समान भ्रातृत्व मतलब कॉमन ब्रदरहुड की भावना का निर्माण करें। धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग, इन सब भेदभावों से ऊपर उठकर। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी में ये भी जोड़ा गया है कि ऐसी प्रथाओं को त्यागें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। ये सामाजिक सुधार की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। सही बात है। आजकल पर्यावरण और वैज्ञानिक सोच की भी बहुत चर्चा होती है। क्या इनसे जुड़े कर्तव्य भी शामिल हैं? बिल्कुल है, और ये आज के समय में बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है। कर्तव्य क कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। इसमें वन, झील, नदी, वन्यजीव सब आ गए। हाँ, सब शामिल है। और सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखें। फिर आता है कर्तव्य ख, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण
मानववाद और ज्ञान हासिल करने और सुधार की भावना का विकास करने की बात करता है। साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमैनिज्म। जी, ये एक प्रगतिशील समाज के लिए आप कह सकते हैं नींव की तरह है। यानी सिर्फ राष्ट्रीय या सामाजिक ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी खुद को बेहतर बनाने और समाज के लिए कुछ करने की बात है। निश्चित रूप से। देखिए, कर्तव्य ई कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये बहुत सीधी और जरूरी बात है। हाँ, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाना। और फिर कर्तव्य 6 है, जो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता मतलब एक्सीलेंस की ओर बढ़ने का लगातार प्रयास करने को कहता है, ताकि हमारा राष्ट्र लगातार प्रगति करे। बिल्कुल। और वो 11वां कर्तव्य जो बाद में जोड़ा गया था, शिक्षा वाला। हाँ, कर्तव्य के इसे 86वें संशोधन 2002 से जोड़ा गया। ये हर माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य तय करता है कि वो 6 से 14 साल की उम्र के अपने बच्चे को या जो भी उनके संरक्षण में है उसे शिक्षा प्राप्त करने का अवसर जरूर प्रदान करें। ये तो शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन से भी जुड़ता है। हाँ, उसे बल देता है ये कर्तव्य। तो ये 11 कर्तव्य मिलकर एक तरह से एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक की पूरी तस्वीर बनाते हैं। ये हमें समझाते हैं कि भाई अधिकार तो हैं ही, लेकिन उनके साथ साथ कर्तव्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। एकदम सही कहा। देखिए, अधिकार हमें ताकत देते हैं, सशक्त बनाते हैं, तो कर्तव्य हमें दिशा दिखाते हैं कि उस शक्ति का उपयोग देश और समाज के बेहतरी के लिए कैसे करना है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आप कह सकते हैं। इन मौलिक कर्तव्यों पर लोगों की क्या सोच है? क्या लगता है कि इन्हें और प्रभावी बनाने के लिए कुछ और किया जाना चाहिए? सुनने वाले अपनी राय नीचे टिप्पणी में जरूर बता सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। जहाँ अधिकार हमें राज्य से कुछ मांगने का हक देते हैं, वहीं कर्तव्य हमसे राष्ट्र और समाज के प्रति योगदान की अपेक्षा रखते हैं। तो क्या बिना अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाए हम अपने अधिकारों का पूरा और सही अर्थों में उपयोग कर भी सकते हैं? इस पर विचार जरूर करना चाहिए। चलिए, अब भारत के राष्ट्रपति से जुड़े कुछ अहम संवैधानिक प्रावधानों पर एक नजर डालते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से ना काफी अहम है, तो इन्हें समझना जरूरी है। सबसे पहले तो यही कि राष्ट्रपति का स्थान क्या है हमारे सिस्टम में। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, राष्ट्रपति भारतीय संघ के प्रमुख होते हैं, मतलब हेड ऑफ द इंडियन यूनियन, और उन्हें भारत का प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन भी कहा जाता है। अच्छा। और संविधान का अनुच्छेद 52 तो बिल्कुल साफ कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसमें कोई लाग लपेट नहीं। लेकिन असली बात आती है शक्तियों की। तो अनुच्छेद 53 ये कहता है कि संघ की जो सारी कार्यकारी शक्ति है, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर, हाँ, वो राष्ट्रपति में ही निहित है। सारी एग्जीक्यूटिव पावर? जी हाँ, और इतना ही नहीं, जो हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं, उनका सुप्रीम कमांड यानी सर्वोच्च समादेश भी राष्ट्रपति के ही पास होता है। अरे वाह, मतलब सिर्फ नाम के प्रमुख नहीं है, काफी वास्तविक शक्तियां हैं। और एक शक्ति का जिक्र अक्सर होता है, वो क्षमादान वाली। बिल्कुल, वो है अनुच्छेद 72। यह राष्ट्रपति को क्षमादान की काफी व्यापक शक्ति देता है। वो किसी सजा को पूरी तरह माफ कर सकते हैं, जिसे पार्डन कहते हैं, या सजा का रूप बदल सकते हैं, मतलब कम्यूट। अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी को कठोर कारावास मिला है, तो उसे साधारण कारावास में बदल सकते हैं। फिर सजा की अवधि कम कर सकते हैं, वो है रेमिट। या फिर किसी खास वजह से, जैसे कोई प्रेग्नेंट महिला है, तो सजा पर कुछ समय के लिए रोक लगा सकते हैं, उसे रेस्पाइट कहते हैं। या फिर सजा के अमल पर अस्थायी रोक लगा सकते हैं, मतलब रिप्रीव। और हाँ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मृत्युदंड, डेथ सेंटेंस को भी माफ करने की शक्ति। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये तो है। ये तो मतलब न्याय व्यवस्था में एक तरह का मानवीय पहलू लाता है। बिल्कुल, ये संवैधानिक व्यवस्था इसीलिए है। तो फिर इतने महत्वपूर्ण पद के लिए चुनाव कैसे होता है? क्या हम आप जैसे लोग सीधे वोट डालते हैं? वही, ऐसा नहीं है। ये प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। अनुच्छेद 54 बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, वो करता है। अच्छा, इलेक्टोरल कॉलेज। इसमें कौन लोग होते हैं? हाँ, इसमें होते हैं संसद के दोनों सदन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, उनके केवल निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड एमपीज। केवल निर्वाचित, मनोनीत वाले नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर्स, इसमें वोट नहीं करते। और साथ में राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, उनके भी केवल निर्वाचित सदस्य, मतलब इलेक्टेड एमएलएज। समझ गई। तो इलेक्टेड एमपीज और इलेक्टेड एमएलएज मिलकर चुनते हैं। जी। और ये चुनाव होता कैसे है? मतलब प्रक्रिया क्या है? जैसे आम चुनाव होते हैं वैसा ही?
नहीं, प्रक्रिया भी अलग है। अनुच्छेद 55 में बताया गया है ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। और इसमें दो खास चीजें हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, हाँ। और एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ये वोटिंग गुप्त होती है, सीक्रेट बैलेट। बाप रे, ये तो काफी सुनने में ही जटिल लग रहा है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत। हाँ, थोड़ी जटिल हैं, पर इसका उद्देश्य ये है कि राष्ट्रपति को पूरे देश का समर्थन हासिल हो, ना कि सिर्फ किसी एक बहुमत वाली पार्टी का। और पद की गरिमा भी बनी रहे। ये बात तो सही है। अच्छा, मान लीजिए कोई चुना गया, हम्म तो क्या योग्यताएं होनी चाहिए उनमें? कौन बन सकता है राष्ट्रपति? हाँ, योग्यताएं अनुच्छेद 58 में दी गई हैं, बहुत स्पष्ट हैं। पहला, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, कम से कम 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो। 35 साल, ठीक है। तीसरा, उसमें लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। और चौथा, वो केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर, मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो। ये लाभ का पद क्या होता है वैसे? मतलब कोई सरकारी नौकरी या ऐसा पद जहां सरकार से वेतन या भत्ता मिलता हो। मिनिस्टर्स वगैरह को इससे बाहर रखा गया है। अच्छा, ठीक है। और कार्यकाल कितना होता है? एक बार बन गए तो कितने साल? कार्यकाल होता है 5 साल का। ये अनुच्छेद 56 में है। और अगर उन्हें त्यागपत्र देना हो तो वो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। और क्या कोई दोबारा भी बन सकता है? जैसे एक बार 5 साल पूरे कर लिए फिर से चुनाव लड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अनुच्छेद 57 कहता है कि कोई भी व्यक्ति दोबारा या कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, कोई रोक नहीं है। ठीक है। पद संभालने से पहले कुछ शपथ वगैरह भी होती होगी? जी हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने शपथ लेनी होती है। और अगर सीजीआई ना हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश उपलब्ध हों उनके सामने। और अनुच्छेद 59 में कुछ शर्तें भी हैं पद की, जैसे वो संसद या किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते। अगर हैं तो उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। और उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन भत्ते कम नहीं किए जा सकते। अच्छा, ये तो सब ठीक है, लेकिन अगर कोई राष्ट्रपति संविधान के हिसाब से काम न करे तो क्या उन्हें पद से हटाने का भी कोई तरीका है? हाँ, तरीका है, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल है। उसे कहते हैं महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। इसका जिक्र अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग। और इसका आधार सिर्फ एक ही है, संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? प्रक्रिया संसद का कोई भी सदन शुरू कर सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। लेकिन ऐसे ही नहीं, पहले कम से कम 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी होती है राष्ट्रपति को। और उस सूचना पर सदन के कुल सदस्यों में से कम 1/4 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। सिर्फ आरोप लगाने के लिए 1/4 सदस्य? जी हाँ। फिर वो प्रस्ताव सदन में लाया जाता है और उसे पास करने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। 2/3 कुल सदस्यों का? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और अगर एक सदन इसे पास कर दे तो बात खत्म नहीं होती। फिर दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है या करवाता है। राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का भी अधिकार होता है। अच्छा, जांच भी होती है? हाँ। और अगर जांच के बाद दूसरा सदन भी उस प्रस्ताव को अपने कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पास कर दे, तब जाकर राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। बाप रे, वाकई ये तो बहुत ही मजबूत प्रक्रिया है। मतलब हटाना लगभग नामुमकिन जैसा लगता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि राष्ट्रपति के पद को कितनी संवैधानिक सुरक्षा दी गई है। सही बात है। अच्छा, और अगर मान लीजिए कार्यकाल के बीच में ही पद खाली हो जाए, जैसे मृत्यु हो जाए या वो त्यागपत्र दे दें या महाभियोग से हट जाएं, तब क्या होता है? हाँ, ऐसी स्थिति के लिए भी अनुच्छेद 62 में व्यवस्था है। तब उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। और अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई। और अगर वो भी किसी कारण से उपलब्ध ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर जज होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। और ये भी जरूरी है कि अगर कार्यकाल खत्म होने की वजह से पद खाली हो रहा है तो कार्यकाल खत्म होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव पूरा हो जाना चाहिए। मतलब पद कभी खाली नहीं रहता। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि राष्ट्रपति का पद जो है वो काफी शक्तिशाली है, जिम्मेदारियों से भरा है। उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, सेना की कमान है, क्षमादान की शक्ति है। लेकिन साथ ही संविधान ने चुनाव की प्रक्रिया, कार्यकाल की सीमाएं और खासकर ये जो महाभियोग की कठिन प्रक्रिया है उसके जरिए चेक्स एंड बैलेंसेस यानी कि नियंत्रण और संतुलन भी बहुत मजबूती से बनाए हैं। हमारे लोकतंत्र की एक बड़ी खूबी है। राष्ट्रपति शक्तिशाली हैं पर निरंकुश नहीं।
यहाँ एक सवाल सोचने वाला है। ये जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, अनुच्छेद 72 वाली, और जो हमारी न्यायपालिका है, कोर्ट्स हैं, उनके दिए गए फैसले हैं, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनता है या कैसे बनना चाहिए, इस पर आप क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणी करके जरूर बताइएगा। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण संवैधानिक पद की ओर, भारत के उपराष्ट्रपति। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 63 से। ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जी, पद सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसकी भूमिका वो काफी दिलचस्प है। बिल्कुल, भूमिका दिलचस्प है क्योंकि ये दोहरी है ना? अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन? हाँ, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। मतलब जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ही राज्यसभा का सभापति भी होगा। अच्छा। और हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि इस दौरान वे कोई और लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। और दूसरी भूमिका जो शायद थोड़ी ज्यादा जानी जाती है, वो अनुच्छेद 65 में है। हाँ, कार्यवाहक राष्ट्रपति वाली। हाँ, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना। ये तब होता है जब राष्ट्रपति का पद, जैसे मृत्यु, त्यागपत्र या फिर पद से हटाए जाने की वजह से खाली हो जाए। सही कहा। या फिर मान लीजिए राष्ट्रपति अपनी बीमारी या किसी और वजह से अपना काम नहीं कर पा रहे हों, तब भी उपराष्ट्रपति उनके काम संभालते हैं। तो चलिए अब इस पद के लिए चुनाव कैसे होता है और कौन योग्य है, इस पर बात करते हैं। ये अनुच्छेद 66 में बताया गया है। हाँ, ये जानना तो बहुत जरूरी है, खासकर कि चुनाव में कौन कौन वोट डालता है। मतलब राष्ट्रपति चुनाव से ये कैसे अलग है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। सभी सदस्य? अच्छा। हाँ, इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही शामिल होते हैं। ये राष्ट्रपति चुनाव से अलग है। हाँ, राष्ट्रपति में तो सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्यों के भी होते हैं। बिल्कुल, राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ संसद के सदस्य, वो भी निर्वाचित और मनोनीत, दोनों वोट करते हैं। और चुनाव की प्रक्रिया क्या वो भी राष्ट्रपति चुनाव जैसी ही है? हाँ, प्रक्रिया वही है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और मतदान को पता है, उद्देश्य यही है कि जो उम्मीदवार चुना जाए उसे एक व्यापक समर्थन हासिल हो। एक और महत्वपूर्ण बात अनुच्छेद 66 में ही है शायद, कि उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। अगर कोई ऐसा सदस्य चुना भी जाता है तो उसे पद संभालने से पहले अपनी वो सीट छोड़नी पड़ती है। ठीक है। अब योग्यताओं पर आते हैं। पहली तो भारत का नागरिक हो। दूसरी, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो। जी। और तीसरी, जो काफी महत्वपूर्ण है, वो ये कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। अच्छा, ये राज्यसभा वाली योग्यता जरूरी है क्योंकि उन्हें सभापतित्व करना होता है। एकदम सही, क्योंकि उन्हें राज्यसभा की अध्यक्षता करनी होती है। और चौथी शर्त वही कि सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करता हो। ठीक है, ये तो हुई योग्यताएं। हाँ। अब कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया पर आते हैं। ये अनुच्छेद 67 में है ना? जी, अनुच्छेद 67। कार्यकाल तो 5 साल का होता है। हाँ, पद ग्रहण करने की तारीख से पूरे 5 साल। लेकिन इसमें एक बात है, वो तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। अच्छा, भले ही 5 साल पूरे हो गए हों। हाँ, भले ही 5 साल पूरे हो गए हों, जब तक नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता, पुराने वाले ही बने रहेंगे। और अगर कार्यकाल से पहले पद छोड़ना हो या हटाया जाना हो, राष्ट्रपति पर तो महाभियोग लगता है। यहाँ भी कुछ वैसा ही है? नहीं, देखिए, यहाँ प्रक्रिया काफी अलग है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सीधे राष्ट्रपति को दे सकते हैं। ठीक है। और हटाने के लिए महाभियोग जैसी कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। इसकी शुरुआत सिर्फ राज्यसभा में ही हो सकती है। केवल राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं? नहीं, केवल राज्यसभा में। राज्यसभा को अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से एक संकल्प पारित करना होता है। तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत, मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स। हाँ, ये साधारण बहुमत या उपस्थित और मतदान करने वालों के बहुमत से अलग है। ये एक मजबूत बहुमत माना जाता है। अच्छा, तो इसमें राज्यसभा की भूमिका तो काफी प्रमुख हुई। लोकसभा का क्या रोल है फिर? राज्यसभा से जब ये संकल्प पारित हो जाता है, उसके बाद उसे लोकसभा की सहमति चाहिए होती है। सिर्फ सहमति? हाँ, बस एक साधारण बहुमत से सहमति। और इस पूरी प्रक्रिया के लिए कम से कम 14 दिन पहले सूचना देना भी जरूरी होता है। तो ये राष्ट्रपति के महाभियोग से काफी अलग प्रक्रिया है, शायद इसलिए क्योंकि उपराष्ट्रपति मुख्य रूप से राज्यसभा से जुड़े होते हैं, सभापति के तौर पर। हाँ, ये अंतर समझना जरूरी है। अब मान लीजिए पद खाली हो जाए कार्यकाल पूरा होने से पहले, तो चुनाव कब तक होना चाहिए?
अनुच्छेद 68 इस बारे में कुछ कहता है? जी, अनुच्छेद 68 कहता है कि अगर कार्यकाल समाप्त होने से पद खाली हो रहा है तब तो चुनाव कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हो जाना चाहिए। ठीक। लेकिन अगर पद बीच में खाली होता है, जैसे मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने से, तो चुनाव जल्द से जल्द होना चाहिए। जल्द से जल्द मतलब कोई समय सीमा है? हाँ, संविधान कहता है कि हर हाल में रिक्ति होने के 60 दिनों के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। 60 दिन, ओके। और शपथ ग्रहण, वो अनुच्छेद 69 में है? जी, अनुच्छेद 69। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस काम के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेते हैं, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ। ठीक है। एक आखिरी सवाल मेरे मन में आ रहा है, अगर चुनाव में कोई विवाद हो जाए, कोई शक या सवाल उठे, तो उसका निपटारा कौन करेगा? यह अनुच्छेद 71 में है शायद। हाँ, अनुच्छेद 71 इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही चुनाव से जुड़े अगर कोई भी विवाद या शंकाएं हैं तो उनकी जांच और फैसला करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट? जी हाँ, केवल सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो अंतिम माना जाएगा। ये इन उच्च संवैधानिक पदों की गरिमा बनाए रखने के लिए एक जरूरी प्रावधान है। तो हमने देखा कि उपराष्ट्रपति का पद हमारी संवैधानिक व्यवस्था में कितना अहम है। न सिर्फ राष्ट्रपति के एक विकल्प के तौर पर, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में भी उनकी भूमिका बहुत केंद्रीय है, खासकर विधायी कामकाज के संचालन में। बिल्कुल। चुनाव का तरीका, योग्यताएं, हटाने की प्रक्रिया, ये सब इसे एक विशिष्ट पद बनाते हैं। हाँ, और वो एक तरह से कार्यपालिका और विधायिका के बीच कड़ी का काम भी करते हैं ना, जब वो राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। सही कहा। यहाँ एक दिलचस्प सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में ये जो अंतर रखा गया है, इसके पीछे क्या तर्क हो सकते हैं? विचारणीय बिंदु है। और ये भी कि चुनाव तो अप्रत्यक्ष होता है, फिर भी उपराष्ट्रपति का पद, खासकर उनकी विधायी भूमिका को देखें राज्यसभा सभापति के तौर पर, तो ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इन पहलुओं पर आप भी जरूर सोचिएगा। अच्छा, अब अगले महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, इनसे जुड़े जो संवैधानिक प्रावधान हैं, मतलब जो आर्टिकल्स हैं, परीक्षाओं के लिहाज से ये काफी अहमियत रखते हैं। चलिए जरा इनको समझते हैं। बिल्कुल। ये अनुच्छेद आप देखें तो भारत की जो संसदीय प्रणाली है उसकी कार्यपालिका के आधार स्तंभ है, और अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे सवाल बनते ही हैं। देखते हैं संविधान इनके बारे में क्या कहता है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 74 से। इसमें क्या है? ये साफ तौर पे कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इसके मुखिया प्रधानमंत्री होंगे। जी, और यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये कि ये सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, मैंडेटरी है। हालांकि संविधान राष्ट्रपति को यूं कहिए एक मौका देता है कि वे मंत्री परिषद से अपनी सलाह पर फिर से विचार करने को कह सकते हैं। अच्छा, मतलब एक बार वापस भेज सकते हैं? हाँ, सिर्फ एक बार। लेकिन पुनर्विचार के बाद जो सलाह दी जाएगी, राष्ट्रपति को वो माननी ही होगी, फिर कोई विकल्प नहीं है। और एक और बहुत खास बात इसमें है, मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, इस बात की किसी भी अदालत में जांच नहीं हो सकती। ये पूरी तरह गोपनीय रहता है मामला। ये महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 74 ने राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच सलाह के रिश्ते को स्थापित कर दिया। ठीक। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 75 ये मंत्री परिषद के गठन और मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में क्या कहता है। देखिए, अनुच्छेद 75 नियुक्ति प्रक्रिया और दूसरी शर्तों को काफी विस्तार से बताता है। सबसे पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ये पहला कदम है। फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति बाकी मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। और इसमें वो मंत्रियों की संख्या वाली एक सीमा भी तय की गई है ना, वो क्या है? हाँ, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 91वें संविधान संशोधन के बाद ये तय किया गया था कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित, मतलब उनको मिलाकर, मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। 15%, ये आंकड़ा तो बिल्कुल याद रखना जरूरी है। जी, इसका उद्देश्य यही था कि राजनीतिक स्थिरता लाई जाए और बहुत बड़े जंबो मंत्रिमंडल बनाने की जो प्रवृत्ति थी उसको रोका जा सके। ठीक है, और क्या शर्तें हैं अनुच्छेद 75 में संख्या के अलावा? कुछ और जरूरी बातें हैं इसमें जिन पर ध्यान देना चाहिए। पहली, अगर कोई सांसद दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य हो जाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो वो मंत्री बनने के योग्य भी नहीं रहेगा। ये लिंकेज है।
अच्छा, यानी डिस्क्वालिफिकेशन सांसद के तौर पर भी और मंत्री पद के लिए भी। बिल्कुल। दूसरी बात, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट जिसे कहते हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसा प्रधानमंत्री की सलाह पर हो ही होता है। हाँ, लेकिन यहीं पर वो सामूहिक उत्तरदायित्व वाली बात भी तो आती है इन दोनों में। संतुलन कैसे है? मतलब एक तरफ प्रसाद पर्यंत, दूसरी तरफ सामूहिक जिम्मेदारी। सही पकड़ा आपने, यही तो संसदीय प्रणाली की खूबी है। जबकि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, पूरी की पूरी मंत्री परिषद, ध्यान दीजिएगा, पूरी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, इसका असली मतलब क्या हुआ प्रैक्टिकल टर्म्स में? इसका असली मतलब ये है कि अगर लोकसभा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दे, तो सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। पूरी सरकार को जाना पड़ता है। हाँ, ये संसदीय प्रणाली का मूल सिद्धांत है। सरकार तभी तक सत्ता में रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास हासिल हो। ये सामूहिक जिम्मेदारी इसी को सुनिश्चित करती है। समझ गया। और वो 6 महीने वाला नियम भी इसी अनुच्छेद में है ना, कि सदस्य ना हो तो भी मंत्री बन सकते हैं। जी हाँ, वो चौथी अहम बात यही है अनुच्छेद 75 की। कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वो भी मंत्री बन सकता है, लेकिन शर्त ये है कि उसे 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। ये सुनिश्चित करता है कि मंत्री अंततः जनता के प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह हों। ठीक है, तो अनुच्छेद 75 ने मंत्रियों की नियुक्ति, उनकी संख्या, योग्यता, कार्यकाल और सबसे महत्वपूर्ण सामूहिक जिम्मेदारी, इन सबको स्पष्ट कर दिया। अब अनुच्छेद 77 की ओर बढ़ते हैं। ये सरकार के कामकाज के संचालन से जुड़ा है, सही? जी बिल्कुल। अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत सरकार की सारी कार्यपालिका कार्रवाई, मतलब एग्जीक्यूटिव एक्शंस, वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। सारे सरकारी आदेश और दस्तावेज औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। साथ ही राष्ट्रपति ही सरकार के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए और मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे, मतलब एलोकेशन ऑफ बिजनेस के लिए नियम बनाते हैं। अच्छा, लेकिन ये नियम बनाने का काम भी प्रधानमंत्री की सलाह पर ही होता होगा? हाँ बिल्कुल, ये सब प्रधानमंत्री की सलाह पर ही होता है। राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान है। समझ गया। और अंत में अनुच्छेद 78, ये प्रधानमंत्री के कर्तव्यों पर केंद्रित है। ये एक तरह से राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच एक पुल की तरह काम करता है ना, कम्युनिकेशन लिंक। बिल्कुल सही कहा आपने। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री पर कुछ खास कर्तव्य डालता है, ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पहला, सरकार के प्रशासन और कानूनों के प्रस्तावों से जुड़े मंत्री परिषद के जो भी फैसले हैं उनकी जानकारी राष्ट्रपति को देना। दूसरा, अगर राष्ट्रपति प्रशासन या कानून से जुड़ी कोई और जानकारी मांगे तो वो उन्हें उपलब्ध कराना। यानी राष्ट्रपति को इन्फॉर्म रखना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। जी। और तीसरा कर्तव्य भी महत्वपूर्ण है। अगर किसी मंत्री ने अकेले कोई फैसला ले लिया है लेकिन उस पर पूरी मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, तो राष्ट्रपति के कहने पर प्रधानमंत्री उस मुद्दे को पूरी मंत्री परिषद के सामने विचार के लिए रखेंगे। अच्छा, तो प्रधानमंत्री सूचनाओं के आदान प्रदान और समन्वय, मतलब कोऑर्डिनेशन में एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति को सरकार के कामकाज की पूरी जानकारी उन्हीं के जरिए मिलती है। संक्षेप में कहें तो हाँ, बिल्कुल प्रधानमंत्री इस पूरी व्यवस्था की धुरी है जो राष्ट्रपति और अपनी मंत्री परिषद के बीच संवाद बनाए रखते हैं और सरकार के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करते हैं। तो ये थे अनुच्छेद 74, 75, 77 और 78 के मुख्य प्रावधान। कैसे मंत्रिपरिषद बनती है, राष्ट्रपति को सलाह देती है, मंत्रियों की नियुक्ति और उनकी सीमाएं क्या हैं, सरकार का काम कैसे चलता है और प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य हैं। यहाँ एक दिलचस्प सवाल उभरता है मेरे मन में। व्यवहार में ये जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करना है और लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है, इसके बीच ये नाजुक संतुलन असल में कैसे काम करता होगा, इस पर जरूर सोचिएगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। एक और विचारणीय पहलू ये भी है कि क्या मंत्री परिषद की ये सामूहिक जिम्मेदारी हमेशा नीतियों को बेहतर बनाने में मदद करती है या कभी-कभी ये व्यक्तिगत मंत्रियों की पहल को दबा देती है? क्या ये हमेशा स्थिरता लाती है या कभी-कभी कड़े फैसले लेने में बाधा भी बन जाती है? इन सवालों पर भी गौर करने जैसा है। अब हमारा अगला विषय है भारत की संसद।
देखिए, संविधान का आर्टिकल 79 वो कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी। हाँ बिल्कुल। इसमें होते हैं राष्ट्रपति और 2 सदन, एक लोकसभा जिसे हम हाउस ऑफ पीपल या लोअर हाउस भी कहते हैं, ठीक। और दूसरा राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अपर हाउस। सही है, अपर हाउस। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं, इनकी संरचना, कामकाज, ये सब। जरूर, शुरू करते हैं। पहले लोकसभा को ले लेते हैं। अगर इसका सदस्य बनना है तो कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए। हाँ, 25 वर्ष मिनिमम एज। और आर्टिकल 81 के हिसाब से इसमें ना राज्यों से सीधे चुनाव से, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन से मैक्सिमम 530 सदस्य आ सकते हैं। जनता डायरेक्ट वोट करती है। हाँ, और यूनियन टेरिटोरीज से वहां से मैक्सिमम 20 सदस्य। अच्छा, 530 + 20। अब ये सीट्स कैसे डिसाइड होती हैं? मूल रूप से ये है कि हर राज्य को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीट्स मिलती है। मतलब कोशिश ये रहती है कि सभी वोट्स का वजन लगभग एक जैसा हो। हाँ, रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के बेसिस पर, ये इंपॉर्टेंट है। और हाँ, लोकसभा का कार्यकाल वो 5 साल का होता है। 5 साल पूरे हुए और ये भंग हो जाती है। हाँ, डिसॉल्व हो जाती है, फिर नए इलेक्शंस। इससे अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। सही, सरकार को जनता के पास जाना पड़ता है रेगुलर इंटरवल्स पर। बिल्कुल। अब इसके थोड़ा अलग है राज्यसभा का मामला। यहाँ सदस्य बनने के लिए उम्र चाहिए कम से कम 30 वर्ष। अच्छा, यहाँ 30 साल, लोकसभा 25, राज्यसभा 30। ठीक है। हाँ। और इसकी जो संरचना है आर्टिकल 80 में, वो थोड़ी डिफरेंट है। इसमें 12 सदस्य तो राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स। ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा, इन फील्ड्स में कोई खास अनुभव हो, विशेष ज्ञान हो। मतलब एक्सपर्ट्स को लाने का तरीका है। एक तरह से हाँ, ताकि उनकी एक्सपर्टीज का फायदा सदन को मिले बिना इलेक्शन प्रोसेस के। ओके। और बाकी सदस्य? बाकी जो हैं, मैक्सिमम 238, वो राज्यों और यूनियन टेरिटरी से आते हैं। तो उनका चुनाव कैसे होता है? वो डायरेक्ट नहीं होता होगा? नहीं, वो डायरेक्ट नहीं होता। राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं, उन्हें उस राज्य की विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। अच्छा, एमएलएस चुनते हैं। हाँ, एमएलएस चुनते हैं। और सिस्टम यूज होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए। ओके। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसका मतलब हुआ कि वोट ट्रांसफर हो सकता है ताकि वेस्ट ना हो। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये। हाँ, मोटे तौर पर यही है, ताकि छोटे दलों को भी रिप्रेजेंटेशन मिल सके। और इस सबसे बड़ी बात राज्यसभा की ये है कि ये कभी भंग नहीं होती। ओह, ये परमानेंट हाउस है। बिल्कुल, एक स्थायी सदन है। इसके लगभग 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। हर 2 साल में 1/3। तो इसे कंटिन्यूटी बनी रहती है। एग्जैक्टली। कंटिन्यूटी रहती है और इसे रिवाइजिंग चेंबर की तरह काम करने का मौका मिलता है। मतलब जल्दबाजी में बने कानून पर यह फिर से विचार कर सकती है। ये तो काफी महत्वपूर्ण भूमिका हुई। दोनों सदनों की सदस्यता के लिए कुछ कॉमन योग्यताएं भी तो होंगी। हाँ, आर्टिकल 84 में दी गई हैं। सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना जरूरी है। ऑब्वियसली। और उम्र सीमा जो हमने बात की, लोकसभा के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल। ठीक है, नागरिकता और एज लिमिट। अब आते हैं संसद के सत्र यानी सेशंस पर। आर्टिकल 85। हाँ, सेशंस। इसके मुताबिक राष्ट्रपति समय समय पर दोनों सदनों को मीटिंग के लिए बुलाते हैं, समन करते हैं। ओके। लेकिन एक शर्त है, किसी भी 2 सेशंस के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। अच्छा, 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं, मतलब साल में कम से कम 2 बार तो मिलना ही है। हाँ, कम से कम 2 बार। राष्ट्रपति सत्र को समाप्त भी कर सकते हैं, जिसे प्रोरोग करना कहते हैं। सत्रावसान। प्रोरोग और डिसॉल्व ये अलग है। हाँ, अलग है। प्रोरोग मतलब सेशन खत्म करना, डिसॉल्व मतलब पूरी लोकसभा को ही भंग कर देना। ये अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है, लेकिन सिर्फ लोकसभा के लिए। अच्छा, राज्यसभा तो स्थायी है, वो डिसॉल्व नहीं होती? बिल्कुल, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती, सिर्फ लोकसभा डिसॉल्व होती है, जिसके बाद नए चुनाव होते हैं। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है, प्रोरोग और डिसॉल्व। और राष्ट्रपति सदनों को एड्रेस भी करते हैं। हाँ बिल्कुल, आर्टिकल 86 उन्हें ये अधिकार देता है कि वो किसी भी सदन को या दोनों को एक साथ एड्रेस कर सकते हैं। और आर्टिकल 87 भी है शायद, कोई स्पेशल एड्रेस? सही पकड़ा, आर्टिकल 87 में स्पेशल एड्रेस की बात है। ये कब होता है? हर जनरल इलेक्शन के बाद जब पहला सेशन होता है
तब, और हर साल के पहले सेशन की शुरुआत में। दोनों बार? हाँ, इन दोनों मौकों पर राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। बेसिकली सरकार की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स का एक ब्लूप्रिंट देते हैं। समझ गई। एक और चीज है आर्टिकल 88 में, हाँ, वो मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल के बारे में है ना? हाँ, आर्टिकल 88 ये कहता है कि हर मंत्री और भारत के अटॉर्नी जनरल को अधिकार है कि वो किसी भी सदन में बोल सकते हैं, कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। भले ही वो सदन के मेंबर ना हो। हाँ, भले मेंबर ना हो। जैसे कोई मंत्री लोकसभा का मेंबर है तो वो राज्यसभा में भी जाकर बोल सकता है। लेकिन वोट कहाँ देंगे? वोट सिर्फ उसी सदन में दे सकते हैं जिसके वो सदस्य हैं। हाँ। अगर लोकसभा के मेंबर हैं तो वोट सिर्फ लोकसभा में ही देंगे, राज्यसभा में नहीं। अच्छा। इससे क्या फायदा होता है? कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। हाँ, इससे मंत्री अपने विभाग से जुड़े मुद्दे दोनों सदनों में इफेक्टिवली रख पाते हैं, और अटॉर्नी जनरल, जो देश के टॉप लॉ ऑफिसर हैं, वो सरकार का लीगल पर्सपेक्टिव दोनों हाउसेज में पेश कर सकते हैं। लेकिन वोट का अधिकार सिर्फ मेंबरशिप पर बेस्ड है। गॉट इट। और आखिर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगता है मुझे, आर्टिकल 122। हाँ, आर्टिकल 122 बहुत महत्वपूर्ण। ये कहता है कि संसद की जो कार्रवाई है उसकी जांच अदालतें नहीं कर सकती। मतलब प्रोसीजरल इरेगुलरिटी के बेस पर से। इसका मतलब है कि संसद के अंदर काम कैसे हो रहा है, रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, इसको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत का हिस्सा है। शक्तियों का पृथक्करण। हाँ, संसद अपने इंटरनल प्रोसीजर्स के लिए ऑटोनोमस है, स्वायत्त है। हाँ, अगर संसद कोई कानून बनाती है जो संविधान के खिलाफ है, तो उस कानून को अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, उसकी संवैधानिकता जांची जा सकती है। लेकिन कानून बनाने की प्रक्रिया पर अदालत जनरली क्वेश्चन नहीं करेगी। जनरली नहीं, ये संसद का इंटरनल मामला माना जाता है। तो ये थी संसद से जुड़ी कुछ मुख्य बातें, उसकी बनावट, सदस्यों के क्वालिफिकेशंस, कार्यकाल और कुछ खास पावर्स और रूल्स। हाँ, हमने लोकसभा, राज्यसभा, उनकी योग्यता है, राष्ट्रपति का रोल, सेशंस और मिनिस्टर्स एजी के राइट्स कवर किए। बिल्कुल। और अंत में ये आर्टिकल 122 वाला पॉइंट, ये काफी सोचने वाला है। हाँ, ये एक बहस का मुद्दा भी रहता है कि संसद को अपनी प्रक्रिया के मामले में ये जो इम्यूनिटी मिली हुई है कोर्ट से, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं? क्या ये जरूरी है लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी के लिए, या इसका मिसयूज हो सकता है? सही कहा। एक तरफ संसद की स्वायत्तता जरूरी है, दूसरी तरफ अकाउंटेबिलिटी भी। इस पर क्या विचार है आप सबके? आर्टिकल 122 के पीछे का तर्क क्या हो सकता है? इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं? ये जरूर सोचने वाली बात है। हाँ, तो अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सुप्रीम कोर्ट यानी हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय। चलिए आज जरा समझते हैं कि आखिर इसकी बनावट कैसी है, जजों की नियुक्ति, उनकी योग्यताएं, ये सब कैसे तय होता है। संविधान का अनुच्छेद 124 यहीं से शुरुआत होती है ना? बिल्कुल, अनुच्छेद 124 ही वो बुनियाद है। ये कहता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई, और देखिए शुरू में केवल 7 दूसरे जज थे। अच्छा, सिर्फ 7? अभी तो काफी ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। अनुच्छेद 124 ये भी कहता है कि संसद कानून बनाकर जजों की संख्या बदल सकती है, और समय समय पर बढ़ाई भी गई है। अच्छा, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और जज साहिबान 65 साल की उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं। और उन्हें हटाने का क्या प्रोसेस है? मैंने सुना है ये काफी मुश्किल होता है। हाँ, और ये जरूरी भी है, मतलब कोर्ट की स्वतंत्रता के लिए। किसी जज को हटाने के लिए बहुत ठोस आधार चाहिए, सिद्ध कदाचार यानी प्रूवन मिसबिहेवियर, या फिर अक्षमता मतलब इनकैपेसिटी। ओके। और सिर्फ इतना ही नहीं, फिर संसद के दोनों सदनों में एक प्रस्ताव लाना पड़ता है उसको पास करने के लिए। सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनका कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए। बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। इसके बाद ही राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। तो हाँ, ये प्रक्रिया बहुत सख्त रखी गई है। समझ गई। अच्छा, अब ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए, मतलब कौन बन सकता है? देखिए, इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहली, वो भारत का नागरिक हो, जाहिर है। हाँ, ये तो बेसिक है। दूसरी शर्त, वो कम से कम 5 साल किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो, या फिर कम से कम 10 साल किसी हाई कोर्ट में वकील रहा हो। अच्छा, या तो जज या वकील। हाँ, और एक तीसरी भी है, वो ये कि राष्ट्रपति की राय में वो व्यक्ति एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो, मतलब कानून का बहुत जाना माना विशेषज्ञ। इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो जजों के वेतन और भत्ते वगैरह, और मान लीजिए कभी सीजेआई का पद खाली हो जाता है, तब क्या व्यवस्था है? हाँ, तो जजों की सैलरी और अलाउंस वगैरह संसद तय करती है। ये अनुच्छेद 125 में दिया गया है।
और अगर सीजेआई का पद खाली हो या मान लीजिए वो किसी वजह से काम नहीं कर पा रहे, तो अनुच्छेद 126 काम आता है। वो क्या कहता है? अनुच्छेद 126 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ही किसी दूसरे जज को एक्टिंग सीजेआई नियुक्त कर दें ताकि कोर्ट का काम ना रुके। ठीक है, ये तो हुई सीजेआई की बात। पर अगर कभी ऐसा हो कि कोर्ट में केस सुनने के लिए जज ही कम पड़ जाए, मतलब कोरम पूरा ना हो, उसके लिए भी तो कुछ होगा? हाँ, बिल्कुल व्यवस्था है। अनुच्छेद 127 इसी के बारे में है, एडहॉक जज। एडहॉक जज वो क्या होता है? अगर कभी कोर्ट की बैठक के लिए जजों का कोरम पूरा नहीं हो रहा है, तो सीजेआई राष्ट्रपति की पहले सहमति लेकर किसी हाई कोर्ट के जज को, ध्यान रहे वो सुप्रीम कोर्ट जज बनने की योग्यता रखता हो, उसे अस्थायी तौर पर मतलब एडहॉक बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में काम करने का अनुरोध कर सकते हैं। अच्छा, मतलब हाई कोर्ट से जज बुला सकते हैं तामथी? बिल्कुल। और इसी तरह अनुच्छेद 128 में एक और प्रावधान है, सीजेआई राष्ट्रपति की सहमति से सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कोर्ट के रिटायर्ड जजों को भी सुप्रीम कोर्ट में बैठने और काम करने का अनुरोध कर सकते हैं। अच्छा, रिटायर्ड जजों को भी? हाँ, इन सब का मकसद यही है कि किसी भी हालत में कोर्ट का काम बाधित ना हो, चलता रहे। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं। अच्छा, अब बात करते हैं अनुच्छेद 129 की। इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। इसका क्या मतलब होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के दो मुख्य मतलब हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले, सारी कार्रवाई आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड की जाती हैं और उनका सबूत के तौर पर महत्व होता है। ओके। और दूसरा, ज्यादा महत्वपूर्ण, कि ये फैसले नजीर यानी प्रेसिडेंट का काम करते हैं। मतलब भविष्य में वैसे ही मामलों में निचली अदालतों को उन फैसलों का पालन करना होता है। और हाँ, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के नाते सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सजा देने का भी अधिकार है। अच्छा, और अनुच्छेद 130 वो जगह के बारे में शायद? हाँ, वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित होगा, लेकिन अगर सीजेआई चाहें तो राष्ट्रपति की मंजूरी से कोर्ट की बैठकें कहीं और भी कर सकते हैं। चलिए, अब आते हैं कोर्ट की शक्तियों पर, मतलब जुरिस्डिक्शन। सबसे पहले अनुच्छेद 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन या मूल अधिकार क्षेत्र, ये क्या है? हाँ, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि कुछ खास तरह के मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू किए जा सकते हैं, निचली अदालतों में नहीं। जैसे कि? ये खास तौर पर फेडरल मामले होते हैं, जैसे भारत सरकार और एक या ज्यादा राज्यों के बीच कोई विवाद हो, या फिर 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के बीच कोई आपसी झगड़ा हो। इन मामलों की सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट करता है। ये हमारे संघीय ढांचे के लिए बहुत जरूरी है। समझ गई। फिर आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी अपीलेट जुरिस्डिक्शन। इसमें तो हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील होती है ना? बिल्कुल सही। इसमें मुख्य रूप से 3 तरह के मामले आते हैं। एक, संवैधानिक मामले, अनुच्छेद 132। अगर हाई कोर्ट ये सर्टिफाई कर दे कि केस में संविधान की व्याख्या से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है। दूसरा, सिविल मामले, अनुच्छेद 133, जैसे प्रॉपर्टी या अनुबंध के मामले। इसमें भी आमतौर पर हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि मामला अपील के लायक है। और तीसरा? तीसरा है क्रिमिनल यानी आपराधिक मामले, अनुच्छेद 134। इसमें भी कुछ शर्तें हैं, जैसे अगर हाई कोर्ट ने किसी बरी हुए व्यक्ति को मौत की सजा दे दी हो, या कोई केस अपने पास मंगाकर सजा दी हो, या फिर वो खुद सर्टिफाई करे कि केस सुप्रीम कोर्ट जाने लायक है। ये तो हुए अपील के सामान्य रास्ते। लेकिन एक और चीज है जो बहुत सुनने में आती है, अनुच्छेद 136 स्पेशल लीव पिटिशन यानी एसएलपी। ये क्या बला है? हाँ, बला नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही असाधारण शक्ति है। अनुच्छेद 136 सुप्रीम कोर्ट को बहुत विवेकपूर्ण अधिकार देता है। कैसा अधिकार? इसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से भारत के किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल, ध्यान दीजिए, किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के किसी भी फैसले, डिक्री, आदेश वगैरह के खिलाफ अपील करने की विशेष इजाजत, स्पेशल लीव दे सकता है। किसी भी कोर्ट से, मतलब आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल को छोड़कर शायद? हाँ, मिलिट्री कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स को छोड़कर, लेकिन बाकी लगभग सभी पर यह लागू होता है। ये बहुत व्यापक शक्ति है। ये तब काम आती है जब कोर्ट को लगता है कि किसी मामले में कानून का कोई गंभीर सवाल जुड़ा है या बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, भले ही वो सामान्य अपील के दायरे में ना आता हो। ये तो वाकई बहुत बड़ी शक्ति है। अच्छा, क्या सुप्रीम कोर्ट अपने दिए हुए फैसले बदल भी सकता है? मान लीजिए कोई गलती रह गई हो। हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 137 इसी बारे में है, रिव्यू पावर। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो अपने ही दिए गए किसी फैसले या आदेश की समीक्षा कर सकता है, कुछ शर्तों के तहत, जैसे कोई साफ गलती दिख रही हो या कोई नया और महत्वपूर्ण सबूत सामने आया हो जो पहले नहीं पता था।
ओके। और एक और बात जो बहुत अहम है, अनुच्छेद 141। हाँ, अनुच्छेद 141 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट जो कानून तय कर देता है वो पूरे देश की अदालतों को मानना पड़ता है। इससे कानून में एक रूपता आती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं एक और बहुत चर्चित अनुच्छेद पर, 142, पूर्ण न्याय करने की शक्ति। ये क्या है? अनुच्छेद 142 ये सुप्रीम कोर्ट की एक अनोखी और असाधारण शक्ति है। ये कोर्ट को अधिकार देता है कि वो किसी भी मामले में जो उसके सामने लंबित है, पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी ऐसी डिक्री या आदेश पारित कर सकता है जो उसे जरूरी लगे। पूर्ण न्याय मतलब कई बार ऐसा हो सकता है कि मौजूदा कानून या प्रक्रिया किसी विशेष स्थिति में पूरी तरह न्याय नहीं कर पा रही हो। तब अनुच्छेद 142 कोर्ट को ये शक्ति देता है कि वो नियमों से थोड़ा हटकर भी ऐसा आदेश दे जिससे सचमुच न्याय हो सके। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल। इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से किया जाता है। अच्छा, एक और बात, राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, है ना? हाँ, अनुच्छेद 143 इसे एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कानून या तथ्य का कोई ऐसा महत्वपूर्ण सवाल उठ गया है जिसका सार्वजनिक महत्व है, तो वो उस पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकते हैं। हालांकि कोर्ट की ये राय मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। सही। और आखिर में अनुच्छेद 144 जो कहता है कि भारत के सभी सिविल और न्यायिक अधिकारियों का ये कर्तव्य है कि वो सुप्रीम कोर्ट की सहायता करें। तो कुल मिलाकर ये सारे प्रावधान सुप्रीम कोर्ट को देश की न्यायिक व्यवस्था के शिखर पर स्थापित करते हैं। विवाद सुलझाने से लेकर कानून की व्याख्या करने और जरूरत पड़ने पर पूर्ण न्याय तक सुनिश्चित करने की शक्ति देते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा होता है। अनुच्छेद 142 के तहत मिली पूर्ण न्याय करने की ये अपार शक्ति और अनुच्छेद 141 के तहत स्थापित बाध्यकारी कानून का सिद्धांत, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनता है? कहां पर स्थापित कानून की सीमा खत्म होती है और कहां पूर्ण न्याय के लिए उस सीमा को लांघना जरूरी हो जाता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है जिस पर न्यायविद अक्सर विचार करते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि ये दोनों शक्तियां मिलकर हमारी न्याय प्रणाली को कैसे आकार देती हैं। इस पर विचार जरूर करना चाहिए। नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे दोस्तों, भारतीय न्यायपालिका और उसमें भी खास तौर पर उच्च न्यायालयों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, ये राज्यों के शासन के लिए एक तरह से नींव का पत्थर है। हाँ, और आज हम इन्हीं हाई कोर्ट्स पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब संविधान के जो जरूरी आर्टिकल्स हैं उनके हवाले से इनकी बनावट, इनकी शक्तियां, जजों से जुड़ी बातें, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। जी। तो कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले ये कि किसी राज्य में हाईकोर्ट होता कैसे है, मतलब इसकी स्थापना का आधार क्या है? हाँ, देखिए, संविधान का अनुच्छेद 214 बिल्कुल सीधा कहता है कि हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। एकदम स्पष्ट। हाँ, और साथ ही अनुच्छेद 215 भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वो कहता है कि हर हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाँ। इसका क्या मतलब हुआ? उन्हें रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है, उनकी एक प्रमाणिक वैल्यू होती है और आमतौर पर उन्हें किसी निचली अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। वो एक तरह से नजीर बन जाते हैं। अच्छा, यानी उनके फैसलों का वजन होता है। जी। और फिर अनुच्छेद 216 ये बताता है हाई कोर्ट के गठन के बारे में, कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और साथ में उतने अन्य न्यायाधीश होंगे जितनी संख्या वो संसद समय समय पर तय करेगी। ठीक है, तो ये तो होगी बनावट। लेकिन इन कोर्ट्स में जज कौन बनते हैं? मेरा मतलब है, जजों की नियुक्ति कैसे होती है, क्या शर्तें हैं और क्या उन्हें हटाया भी जा सकता है? ये सब कहाँ दिया है? हाँ, ये सारी प्रक्रिया अनुच्छेद 217 में दी गई है। ये काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। देखिए, नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सीधा नहीं, सलाह लेकर। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल और अगर मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी और जज की नियुक्ति हो रही है तो उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह ली जाती है। अच्छा, ये वही कॉलेजियम वाली बात आगे पे। हाँ, व्यवहार में कॉलेजियम सिस्टम की भूमिका यहीं पर आती है, जो वरिष्ठ जजों का समूह होता है। अच्छा, अगर जज को इस्तीफा देना हो तो वो राष्ट्रपति को ही देते हैं। और हटाने की प्रक्रिया? वो काफी सख्त है। सुप्रीम कोर्ट जजों जैसी? बिल्कुल।
ठीक वैसी ही प्रक्रिया है जैसी सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए होती है, यानी संसद में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है, और वो भी सिर्फ साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर। समझ गया। और योग्यता क्या चाहिए होती है? योग्यता के लिए व्यक्ति को कम से कम 10 साल भारत में वकालत का अनुभव होना चाहिए, या फिर कम से कम 10 साल किसी न्यायिक पद पर रहा हो। ठीक है। और इसी से जुड़े 2 और अनुच्छेद भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 219 कहता है कि जजों को शपथ कौन दिलाएगा? वो है राज्यपाल। ओके, शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। जी। और अनुच्छेद 220 ये भी दिलचस्प है। ये कहता है कि कोई व्यक्ति जो हाई कोर्ट का परमानेंट जज रह चुका है वो रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकता। कहीं भी नहीं? नहीं, इसमें छूट है। वो सुप्रीम कोर्ट में और दूसरे हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन जिस हाई कोर्ट में वो जज था या उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय या अथॉरिटी के सामने प्रैक्टिस नहीं कर सकता, शायद पद की गरिमा बनाए रखने के लिए। हाँ, ये बात तो है। अब आते हैं एक ऐसे पॉइंट पर जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, जजों का वेतन और ट्रांसफर। खासकर ये कि वेतन कहाँ से और पेंशन कहाँ से मिलती है। हाँ, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है और एग्जाम के लिए ज़रूरी भी है। देखिए, अनुच्छेद 221 इसे साफ करता है। हाई कोर्ट जज का वेतन वो दिया जाता है राज्य की संचित निधि से। राज्य की निधि से? हाँ, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से। लेकिन पेंशन वो दी जाती है भारत की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ओह, वेतन राज्य से, पेंशन केंद्र से। ये अंतर याद रखना होगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। फिर आता है अनुच्छेद 222 जो ट्रांसफर से जुड़ा है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करने के बाद किसी जज का एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। और एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की भी बात होती है शायद? जी, वो अनुच्छेद 223 में है। जब मुख्य न्यायाधीश का पद किसी वजह से खाली हो तो राष्ट्रपति किसी दूसरे जज को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। समझ गया। अब सबसे अहम मुद्दे पर आते हैं। हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र, मतलब जुरिस्डिक्शन। इसमें अनुच्छेद 225 और 226 बहुत खास है ना? हाँ जी, बिल्कुल। अनुच्छेद 225 तो मौजूदा हाई कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन की बात करता है। इसमें मूल अधिकार क्षेत्र, अपीलीय अधिकार क्षेत्र और रिट जारी करने का अधिकार क्षेत्र शामिल है। मूल और अपीलीय में क्या फर्क है मुख्य तौर पे? देखिए, मूल क्षेत्राधिकार का मतलब है कि कुछ मामले सीधे हाईकोर्ट में लाए जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हाईकोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार ज्यादा व्यापक होता है। यानी ज्यादातर मामले निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील के तौर पर ही हाईकोर्ट में आते हैं। अच्छा। और फिर अनुच्छेद 226, ये तो हाईकोर्ट्स को बहुत ज्यादा शक्ति देता है। ये है रिट जारी करने की शक्ति। हाँ, रिट्स, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, ये सब। जी। और यहाँ एक बहुत रोचक बात है। रिट जारी करने के मामले में हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट से भी, आप कह सकते हैं, व्यापक है। सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा? कैसे? ऐसे कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट सिर्फ मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स के हनन पर ही जारी कर सकता है, लेकिन हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी भी अन्य कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट्स के हनन पर भी रिट जारी कर सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब आम नागरिक के लिए न्याय का एक और रास्ता। बिल्कुल। हालांकि एक छोटा सा अंतर यहाँ ये भी है कि जहाँ मौलिक अधिकारों के मामले में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने से इनकार नहीं कर सकता, वहीं हाई कोर्ट के पास ये विवेकाधिकार यानी डिस्क्रिशन होता है कि वो रिट जारी करे या ना करे। अच्छा। और इसी के साथ अनुच्छेद 227 को भी जोड़ना चाहिए। ये हाईकोर्ट को अपने राज्य क्षेत्र की सभी निचली अदालतों और ट्रिब्यूनलों पर अधीक्षण यानी सुपरविजन की शक्ति देता है, मतलब एक तरह से निगरानी रखने का अधिकार। ठीक है। तो क्या हाईकोर्ट का दायरा सिर्फ अपने राज्य तक ही सीमित होता है या ये राज्य की सीमाओं के बाहर भी जा सकता है? मान लीजिए किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए? नहीं, ये सीमाओं के पार भी जा सकता है। इसके लिए है अनुच्छेद 230। ये संसद को शक्ति देता है कि वो किसी हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को किसी पास के केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ा सकती है। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? हाँ, कई हैं। जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। लक्षद्वीप केरला हाईकोर्ट के तहत है। पुडुचेरी मद्रास हाईकोर्ट के तहत है। समझ गया। और इसी तरह अनुच्छेद 231 भी है। ये संसद को अधिकार देता है कि वो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही साझा हाईकोर्ट बना सकती है। ये 7वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। अच्छा, कॉमन हाईकोर्ट
जैसे? सबसे अच्छा उदाहरण है बॉम्बे हाई कोर्ट, जो महाराष्ट्र और गोवा दोनों के लिए काम करता है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट भी है। ठीक है। और जो निचली अदालतें होती हैं, सबऑर्डिनेट जुडिशरी, उनके मामले में हाईकोर्ट की क्या भूमिका रहती है? उसमें भी हाई कोर्ट की बहुत अहम भूमिका है। अनुच्छेद 233 देखिए, वो कहता है कि जिला न्यायाधीशों यानी डिस्ट्रिक्ट जजों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, लेकिन हाई कोर्ट की सलाह से। ओके, सलाह हाईकोर्ट की। जी। और अनुच्छेद 234 के तहत डिस्ट्रिक्ट जजों के अलावा जो बाकी न्यायिक अधिकारी होते हैं, उनकी भर्ती भी राज्यपाल ही करते हैं, लेकिन वो राज्य लोक सेवा आयोग और हाई कोर्ट से सलाह करके बनाए गए नियमों के अनुसार होती है। तो निचली अदालतों के प्रशासन और कामकाज पर हाई कोर्ट का काफी नियंत्रण और मार्गदर्शन रहता है। बहुत खूब। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो हमने समझा कि हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, जजों की नियुक्ति और हटाने की खास प्रक्रिया है, उनके वेतन राज्य से और पेंशन केंद्र से आती है। ये पॉइंट जरूर याद रखना है। हाँ बिल्कुल। उनका रेट जुरिस्डिक्शन बहुत व्यापक है, सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा कुछ मामलों में, और उनका कार्यक्षेत्र राज्य की सीमाओं के पार भी, जैसे केंद्र शासित प्रदेशों तक या साझा हाईकोर्ट के रूप में बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने अनुच्छेद 227 की बात की, जो हाई कोर्ट को निचली अदालतों पर अधीक्षण की शक्ति देता है। हाँ, सुपरविजन की पावर। जी। तो सोचने वाली बात यह है कि इस शक्ति का निचली अदालतों की स्वतंत्रता पर, उनके रोजमर्रा के काम पर क्या असर पड़ता होगा? इसके क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव पहलू हो सकते हैं? ये वाकई गहरा सवाल है। इस पर विचार जरूर करना चाहिए। इस पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं। खैर, अगली चर्चा तक अपनी तैयारी जारी रखिए। अब मेरा अगला विषय है संवैधानिक निकाय, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, खासकर सिविल सेवाओं में, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल। अक्सर इनसे जुड़े अनुच्छेद या फिर नियुक्ति प्रक्रिया, कार्यकाल, इन पर सीधे सवाल बन जाते हैं। सही बात है। तो चलिए, इन प्रमुख संवैधानिक निकायों से जुड़े जो सबसे जरूरी पहलू हैं, उन्हें सरल भाषा में समझते हैं। जैसे कौन नियुक्त करता है, क्या काम है इनके, और कार्यकाल कितना होता है। ठीक है। शुरुआत करते हैं महान्यायवादी से। अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76 में इनकी बात है। ये देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी माने जाते हैं। हाँ बिल्कुल, देश के टॉप लॉ ऑफिसर। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और एक खास बात यह है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं। अच्छा, प्रसाद पर्यंत मतलब कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता इनका संविधान में? नहीं, कोई तय कार्यकाल नहीं है। और योग्यता की बात करें तो वही व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता हो। इनका वेतन और सेवा शर्तें ये भी राष्ट्रपति ही निर्धारित करते हैं। अच्छा, तो फिर इनका मुख्य काम क्या रहता है? सरकार के लिए क्या भूमिका है इनकी? देखिए, मुख्य रूप से तो ये भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देते हैं, और जब भी जरूरत पड़ती है ये भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट या जरूरत पड़ने पर हाई कोर्ट में भी पेश होते हैं। मतलब सरकार के वकील एक तरह से। हाँ बिल्कुल, सरकार के मुख्य वकील की तरह। और इनके अधिकार, सुना है कुछ विशेष अधिकार भी होते हैं इनके पास। जी हाँ, इन्हें भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि ये संसद की कार्यवाही में बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं। अरे वाह, सदस्य न होते हुए भी। हाँ, हालांकि ये संसद सदस्य नहीं होते और इसलिए इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता, पर इन्हें वो सारे विशेषाधिकार और छूट मिलती है जो एक सांसद को मिलती है। अच्छा, ताकि वो बिना किसी दबाव के सरकार का पक्ष रख सकें। बिल्कुल सही। और जानकारी के लिए, पहले महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे और अभी R वेंकटरमणी जी हैं। ये जानना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की। हाँ। आर्टिकल 148। इन्हें अक्सर पब्लिक फंड्स का गार्डियन कहा जाता है। सही कहा। ये भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख होते हैं, और ये एक एकल सदस्य निकाय है, मतलब सिंगल मेंबर बॉडी। ओके। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। कार्यकाल होता है 6 साल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाए। 6 या 65, ठीक है। और इन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है। काफी मुश्किल प्रक्रिया है, जिससे इनकी स्वतंत्रता बनी रहे। हाँ, ये जरूरी है इनकी स्वतंत्रता के लिए। और हाँ, ये दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। इनका वेतन संसद तय करती है।
और आर्टिकल 49 इनके काम बताता है ना, जैसे भारत की संचित निधि और आकस्मिकता निधि से जो भी खर्चे हो रहे हैं उनका ऑडिट करना। जी, इससे सरकारी खर्चों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती है। ये टैक्स से हुई नेट इनकम का निर्धारण और सर्टिफिकेशन भी करते हैं और राज्यों के खातों का संकलन भी इनकी जिम्मेदारी है। हाँ, और आर्टिकल 150 ये कहता है कि खातों का फॉर्मेट कैसा होगा ये राष्ट्रपति तय करेंगे, लेकिन सीएजी की सलाह पर। अच्छा, फिर आर्टिकल 151 के तहत सीएजी अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जो उसे संसद के सामने रखवाते हैं। पूरा प्रोसेस है। अब आते हैं चुनाव आयोग पर, इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324। ये तो एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है बिल्कुल। और ये केंद्र और राज्य सरकारें दोनों के लिए साझा है। हाँ, मतलब संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबके चुनाव की देखरेख यही करते हैं। जी, इसकी संरचना में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और कुछ अन्य चुनाव आयुक्त। इनकी संख्या राष्ट्रपति समय समय पर तय करते हैं। और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही होती है और कार्यकाल वही 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। चुनाव आयोग की शक्तियां भी काफी हैं, प्रशासनिक, सलाहकार और अर्ध न्यायिक भी। हाँ, और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया भी सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही है। अच्छा, यानी इनको भी कार्यकाल की सुरक्षा मिली हुई है ताकि निष्पक्ष काम कर सकें। बिल्कुल। अगला महत्वपूर्ण निकाय है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280। ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है, गठन राष्ट्रपति करते हैं। हाँ, हर 5 साल पर या जरूरत पड़ने पर पहले भी। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी योग्यता संसद तय करती है और ये लोग दोबारा नियुक्ति के पात्र हो सकते हैं। अध्यक्ष को आमतौर पर पब्लिक अफेयर्स का अनुभव होना चाहिए। और सदस्यों में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हाईकोर्ट जज बनने की योग्यता हो, या फाइनेंस और अकाउंट्स का विशेष ज्ञान हो, या इकोनॉमिक्स की अच्छी समझ हो, या फिर वित्तीय मामलों का अनुभव हो। ये विविधता जरूरी है। सही बात है। अच्छा, तो वित्त आयोग का मुख्य काम क्या है? इनका मुख्य काम है राष्ट्रपति को सिफारिशें देना, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स से जो कमाई हुई है उसका बंटवारा कैसे हो, राज्यों को जो ग्रांट इन एड दी जाती है उसके सिद्धांत क्या हों, और पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के लिए राज्य की समेकित निधि में कैसे बदलाव किए जाएं। लेकिन इनकी सिफारिशें सलाहकार होती हैं, बाध्यकारी नहीं है ना? हाँ, सलाहकार होती है, पर सरकार आमतौर पर इन्हें मान लेती है। पहले वित्त आयोग अध्यक्ष के.सी. न्योगी थे और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह हैं। ये नाम याद रखने वाले हैं। अब चलते हैं लोक सेवा आयोगों की तरफ। अनुच्छेद 315 से 323, इसमें यूपीएससी आता है संघ के लिए, एसपीएससी राज्यों के लिए और जेपीएससी भी होता है। हाँ, जेपीएससी यानी जॉइंट कमीशन 2 या ज्यादा राज्यों के लिए। अब नियुक्ति की बात करें तो आर्टिकल 316 में है, यूपीएससी और जेपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और एसपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल करते हैं। कार्यकाल यूपीएससी के लिए 6 साल या 65 वर्ष की उम्र तक, और एसपीएससी जेपीएससी के लिए 6 साल या 62 वर्ष की उम्र तक। अच्छा, 62 वर्ष एसपीएससी जेपीएससी के लिए। और त्यागपत्र यूपीएससी और जेपीएससी वाले राष्ट्रपति को और एसपीएससी वाले राज्यपाल को देते हैं। इन्हें हटाने का अधिकार आर्टिकल 317 सिर्फ राष्ट्रपति के पास है ना? हाँ, कुछ खास आधारों पर। जी हाँ, केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। आधार जैसे दिवालिया हो जाना, कहीं और से सैलरी लेना, मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम होना, या फिर कदाचार साबित होना। ये प्रक्रिया भी इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। बिल्कुल। सेवा शर्तें आर्टिकल 318 राष्ट्रपति या राज्यपाल तय करते हैं, और मुख्य काम आर्टिकल 320 तो भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करना है, जैसे यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, सीडीएस, एनडीए, ये सब कराता है। इनका खर्चा आर्टिकल 322 भारत या राज्य की संचित निधि से होता है, और ये अपनी रिपोर्ट आर्टिकल 323 राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपते हैं। ठीक है, और अंत में संक्षेप में राष्ट्रीय आयोगों को भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी, आर्टिकल 338। हाँ, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी, आर्टिकल 338A। ये 86वें संशोधन 2003 से अलग हुआ था। और अब तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी, आर्टिकल 338B, इसे भी संवैधानिक दर्जा मिल गया है। जी बिल्कुल, 102वें संशोधन से। एनसीएससी और एनसीएसटी की संरचना में एक अध्यक्ष,
एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। हाँ, राष्ट्रपति द्वारा। एनसीबीसी की संरचना भी समान ही है। इन आयोगों का मुख्य उद्देश्य इन वर्गों के संवैधानिक अधिकारों और हितों की रक्षा करना है और उनके सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो ये थे कुछ प्रमुख संवैधानिक निकाय। हाँ, और ये सभी निकाय, चाहे वो अटॉर्नी जनरल हो, सीएजी, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग या फिर ये राष्ट्रीय आयोग हो, ये सब भारतीय शासन व्यवस्था और हमारे संविधान के संतुलन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही कहा। इनकी स्वतंत्रता और निष्पक्ष कार्यप्रणाली ही हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। निश्चित रूप से। और आज के बदलते समय में इन संवैधानिक निकायों की स्वायत्तता कितनी बनी रहती है और इनके सामने नई चुनौतियां क्या आ रही हैं, इस पर सोचना भी काफी दिलचस्प है। भविष्य में इनकी भूमिका कैसे विकसित हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर बताएं।